कैसा कर रहे हैं आप? क्या? अबे यार संदीप, तुम भी यार। मामा मियो। लाइव ही हैं मेरे दोस्त। लाइव हो चुके हैं बहुत देर पहले। पता नहीं क्या क्या बोल दिया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो आप सभी लोग? आइए आइए आइए। और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। क्या मेरी आवाज आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रही है? आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। गुलगुलू कर दूं? ले, गुलगुलू कर दूं। प्यारे बच्चे, पढ़ लिख के आए हो? कल डाउट सॉल्विंग करके अपन ने 4 चैप्टर, मतलब एक पैकेट बना के डाल दिया इधर 4 चैप्टर का। ऐसे अपने को 4 से 5 पैकेट बनाना है चैप्टर्स के। तो एक पैकेट बन चुका है अपना, अब दूसरे पैकेट को उठाते हैं। तो आज अपनी क्लास है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद में फिर अपन फ्राइडे सैटरडे संडे, मेरी याद आएगी क्या तुम्हें? अपन 3 दिन फिर तुम्हारी दूसरी क्लासेस रहेगी। और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद में अपन वापस मिलेंगे कब? मंडे को। तो इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर है। कितने लोगों ने पहले ही एक बार चैप्टर पढ़ चुके हो बताओ, और फिर अपन शुरू करें, सीधे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ब्रह्मास्त्र में बस लेके आ रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का पहुंच गया, कुछ बच्चों का नहीं पहुंचा है। जिनका नहीं पहुंचा है उनका समझते हैं। मामा के गांव कब जाओगे सर? मामा के गांव में कल ही गया था। हमारे मामा का गांव तो पास में, हम सुबह से जाते हैं तो 2 घंटे में पहुंच के घूम के वापस भी आ जाते हैं, काम निपटा के। पढ़ रखा है, ठीक है। पढ़ चुके हैं पर ब्रह्मास्त्र नहीं आया। सबका ब्रह्मास्त्र आ जाएगा। कुछ कुछ बच्चों ने क्या है ना, कुछ कुछ बच्चों ने बहुत गलतियां करी हैं डिलीवरी के टाइम पीरियड पे। मतलब एक तो एड्रेस फिल करते समय और ये वो, तो वो उन सारी गलतियों के कारण, ठीक है, थोड़ा सा बस समय लग रहा है, और वो समय वर्थ इट रहेगा, बिलीव मी। चलो लाओ, तो तुम्हें किससे मिलना है? आपको हाथी से मिला दूं क्या? ठीक है। 15 तारीख को तुम्हें यूज करना है ब्रह्मास्त्र पहला। टेस्ट पेपर जो पहला उठाओगे 15 तारीख को। और उसके पहले क्या है, उसके पहले भी अपन मान लो मेजोरिटी बच्चों के पास पहुंच जाएगा। नहीं पहुंच रहा तो चिंता मत करना, पेपर तो तुम तक पहुंच ही जाएगा। ठीक। चलो। अरे बाल कब कटवाऊं यार, समय नहीं मिल रहा बाल कटवाने का। 5 बजे तक का दिन रहता है, आदमी ऑफिस भी जाता है तो ऑफिस में समय आ जाता है। कल कल पक्का कटवाऊंगा, कल मेरी क्लास नहीं है ना। कल कल बाल बाल कट जाएंगे। ठीक है, डन रहा। वो रिटर्न डिलीवरी वाला जो है ना, उसमें नो सर्विस का एक, वो डिलीवरी जो करते हैं उनमें नो सर्विस का एक कुछ सिस्टम है यार गड़बड़, उस कारण से रिटर्न डिलीवरी दिखा रहा है वो। आ जाएगा लेकिन वरी नॉट, यू विल रिसीव इट। चलो शुरू करें क्लास। सारे बच्चे आ गए? नोट्स के प्रिंट कैसे निकालू? पीडीएफ कर लो, पीडीएफ का फिर प्रिंट निकलवा लेना। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, आ जाओ। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर 2 है, अच्छे से समझना। हाँ, शुरू कर दें सारे बच्चे? ठीक है। कुछ कुछ लॉट में कुछ कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे एक एक कुछ 100-200 ब्रह्मास्त्र का एक पैक था जिसमें है ना कीचेन रह गई है। तो वो बच्चे थोड़े से वो परेशान हो रहे, बस चिंता ना करो। मैं मिलूंगा जब तुम्हें कीचेन दे दूंगा एक, ठीक है। और एक जो लॉट था जो प्रिंट हुआ था जिसमें ज्योग्राफी के एक चैप्टर के वो नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स गायब हो गए हैं। तो एक ये 2 समस्या है बस। चलो
ठीक, शुरू करते हैं तो अपन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीन सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आपको देखने को मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर जो है वो, हाँ पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझने से पहले ये भी समझ लो कि जैसे आपकी पूरी इकोनॉमी जो है ना, पूरी अर्थव्यवस्था, तो इस पूरी अर्थव्यवस्था में अलग अलग ग्रुप से अलग अलग सेक्शंस हैं जहां पे काम चल रहा होता है। तो जैसे एक प्राइमरी सेक्टर होता है जहां पे क्या होता है, खेती वेती का काम चल रहा होता है। एक सेकेंडरी सेक्टर होता है जहां पे जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ उसको फॉर्म चेंज किया जाता है। आप जब अभी ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ोगे ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में ही पूरा, और एक टर्शरी सेक्टर होता है। तो ये तीनों सेक्टर्स पे इंडिविजुअल क्वेश्चन, तीनों सेक्टर कैसे इंटरडिपेंडेंट है उस पर क्वेश्चन बनता है। अब मैं आपको पहले तीनों सेक्टर समझाता हूं। प्राइमरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहलाता है, जो नेचर से जुड़ा हुआ है, जहां नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या फिर ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जहां प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है किसकी, नेचर या नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर में जैसे आप देखोगे तो फ्लावर कल्टीवेशन, फिशरमैन, गार्डनर, बी कीपर, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक, क्योंकि आप अगर देखोगे तो एक फ्लावर कल्टीवेटर भी क्या कर रहा है, प्रकृति से रिसोर्सेज ऑब्टेन कर रहा है। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर या एसोसिएटेड एक्टिविटीज जो है ना, जो जहां पे आपको नेचर से सामान मिल रहा है। फाइन, जैसे बी कीपर जो है, ठीक है, तो मधुमक्खी का पाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बड़े होकर मधुमक्खी जो है मेरे दुश्मन को जाके डंक मारेगी, नहीं, वो मधुमक्खी क्यों पाल रहे हो आप? ताकि आपको शहद मिले। तो नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना आप, नेचर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब वहीं पे अगर आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो जो आपने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया, जैसे मान लो मैंने नेचर में टमाटर की खेती करी, ठीक है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, तो वो जो मैंने टमाटर की खेती करी नेचर में, तो उस टमाटर को मैंने क्या किया, उस टमाटर का मैंने बना दिया केचप। और केचप कैसे बनाया मैंने, तो फैक्ट्री के अंदर सारे टमाटर डाले, किसान केचप, और वो केचप को फिर इधर मतलब टमाटर को ऐसे ऐसे करके और फिर टमाटर का केचप बना दिया। तो क्या हुआ है कि मैंने प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स लिए थे उसे क्या कर दिया, उसे प्रोसेस किया। सेकेंडरी सेक्टर को इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, जहां पे नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट को आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हो थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए इसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे वर्कर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैच फैक्ट्री, मतलब माचिस बना रहे, तो आपने लकड़ी लेके आए, उस लकड़ी को काट के छोटी छोटी तिल्लियां बना ली, और तिल्लियों के ऊपर बारूद लगा दी, और क्या बन गई, लकड़ी, मतलब माचिस का डब्बा बन गया आपका। तो जैसे वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, बास्केट वीवर्स, तो बास्केट वीवर्स ने कहीं से पेड़ पे से वो तोड़ लाए उनके पत्ते पत्ते, उसके बास्केट बना दिए। तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट कहलाएगा, जहां पे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स का फॉर्म चेंज कर दे रहे हो, जहां पे आप नेचर से ऑब्टेन प्रोडक्ट्स का फॉर्म चेंज कर दे रहे हो, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट कहलाते हैं। और एक और सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर जो है, तो यूं तो टर्शरी सेक्टर में कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन टर्शरी सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की सेक्टर की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है लेकिन जो सर्विसेज देने का काम करता है। ठीक है, सर्विसेज कैसे देने का काम करता है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हो जैसे मिल्क वेंडर, प्रीस्ट, कुरियर बॉय जो हो गया। जैसे एक एग्जांपल कि आप मान लो क्या है ना, एग्जांपल समझना कि मैंने टमाटर प्रोड्यूस करे यहां पे, ठीक है, ये लाल लाल टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ये लाल लाल टमाटर मैंने प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, ये लाल टमाटर, ये लाल टमाटर प्रोड्यूस है। अब ये जो टमाटर प्रोड्यूस हुए हैं, इस टमाटर को जैसे अगर अपन देखें तो ये टमाटर कहां जा रहा है भाई साहब, ये टमाटर जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, टमाटर यहां पहुंच गया और टमाटर से क्या बना दिया, टमाटो केचप बना दिया। ठीक है, तो टमाटो केचप बन गया। अब ये टमाटर के खुद के पैर नहीं निकल के आ गए थे कि दौड़ के चले जाएगा टमाटर, समझ में आ रहा है। ये जो टमाटोज प्रोड्यूस हुए, ये टमाटोज सेकेंडरी सेक्टर तक कैसे पहुंचे, तो ये टमाटोज सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बस ट्रक वगैरह इनकी मदद से पहुंचा होगा ना। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो सर्विसेज मिलती हैं, ट्रक के थ्रू गए हैं या फिर ट्रेन के थ्रू गए या फिर गाड़ी में बिठा के ले गए टमाटर को, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो ट्रांसपोर्ट जैसे काम जो होते हैं ना, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो चीजें होती हैं, जो जितने भी सर्विस बेस्ड प्रोफेशंस हैं, वो सब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में आएंगे।
अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी कुछ प्योर सर्विसेज रहती है, जैसे टीचर। तो अब क्या है, मैं प्राइमरी सेक्टर में आता हूं क्या, मैं खेती थोड़ी ना कर रहा हूं, क्या मैं बच्चे बना रहा हूं क्या फैक्ट्री में कि बच्चे बना दिए, नहीं। सेकेंडरी सेक्टर में भी नहीं आता हूं, लेकिन मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना, कि आई एम टीचिंग यू पीपल, तो वो टर्शरी सेक्टर में आता है, क्योंकि एक सर्विस है, तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब ये तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है, ये कैसे बताया मैंने, तो वही वो आप क्या क्या कह सकते हो, टोमेटो वाला एग्जांपल जो है, टोमेटो वाला एग्जांपल जो, उससे समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था, सेकेंडरी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट था, टर्सरी सेक्टर ने प्राइमरी को सेकेंडरी को मिलाया आपस में, तो ऐसे तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। डीटीडीसी टर्सरी सेक्टर में आएगा, जो तुम्हारे घर ब्रह्मास्त्र डिलीवर करता है। यस, क्या डार्क हो रहा है, क्या डार्क हो रहा है आज इसमें, कुछ मैंने डार्क बात बोली, आए बड़े। चलो, ऐसे तो हम कुछ नहीं बनाते, लेकिन हम देश का भविष्य बनाते हैं। ठीक है, ऑरा फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर में आती है क्या, यस। प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर का मिक्स हो जाता है, तब ऑरा फार्मिंग होती है। चलो, क्वेश्चन देखो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे बोल तो दिया ही नहीं मैंने, करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, दिमाग लगाओ और बताओ इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है। क्लियर हुआ, एक बच्चे कह रहे सर आप नहाए नहीं ना आज दिख रहा है, ऐसा मारूंगा ना चाटा बेटा, ठंडे पानी से नहाता हूं मैं, रोज नहाता हूं बाल कटवाना पड़ेंगे यार, बहुत जल्दी बाल कटवाने की सख्त जरूरत हो गई है अब, क्योंकि वो संभल नहीं रहे। स्टूडेंट ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स, बेटा स्पैम मत करो, देख लिया मैंने तुम्हारा मैसेज, ठीक है। इसका राइट आंसर जैसे अगर आप देखोगे तो 64% बच्चों ने सही आंसर दिया है, यस, सी टर्शरी सेक्टर में एस्ट्रोनॉट आएगा। देखो टेलर प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है, ऐसा तो नहीं कि पेंट शर्ट के पेड़ लग रहे हैं, नहीं ना, सेकेंडरी सेक्टर में फिशरमैन नहीं आएगा, प्राइमरी सेक्टर का होगा, और कुरियर सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में होती है, तो सही सिर्फ सी ही है, ठीक है, सी राइट आंसर है, 64% बच्चों ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, आप देखो, अब 3 सेक्टर है इकोनॉमी में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों आपस में कनेक्टेड है। अब अपन तीनों सेक्टर को अगर कंपेयर करें ना, तो आप सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करोगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि आप सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करोगे। एक स्लाइड पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एसेंस में है टॉपिक तो समझना, एसेंस में है टॉपिक तो समझना क्या हो रहा है अब। तो जैसे इकोनॉमिस्ट जो है ना, अब आप इकोनॉमी को कैसे कंपेयर करोगे, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर तीनों को अगर कंपेयर करने की बारी आ जाएगी, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर को कंपेयर कैसे करोगे आप, बड़ा कठिन है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो सेकेंडरी सेक्टर में कार बनती है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है कार की, तो कार तो 4 ही कार बनी, और गेहूं प्रोड्यूस या फिर नारियल, नारियल प्रोड्यूस होता है जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, अयो नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ के लाना, तो नारियल 400 नारियल तोड़ के ले आया, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नारियल तो 400 नारियल है, और कार तो 4 ही कार है, लेकिन 400 नारियल की कीमत उतनी नहीं होगी जितनी एक कार की होगी। समझ में आया, तो हाउ टू कंपेयर 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स को आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर को अगर कंपैरिजन की बात आती है तो आप कैसे कंपेयर कर लोगे, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के कंपैरिजन की अगर बात आती है तो आप नंबर ऑफ गुड्स के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हो सकता है प्राइमरी सेक्टर में गेहूं के दाने, करोड़ों गेहूं के दाने प्रोड्यूस हो रहे हो, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में अगर एक एरोप्लेन बना दिया तो एरोप्लेन की कीमत कई करोड़ होगी, और वो करोड़ों गेहूं के दाने की कीमत कुछ हजार रुपए होगी। समझ में आ रही मेरी बात, तो आप नंबर ऑफ गुड्स से कभी कंपेयर नहीं करोगे, आप कंपेयर करोगे वैल्यू ऑफ गुड्स से। ये बात समझ में आई मेरी, ठीक है। तो जो मनी वैल्यू है ना, मनी वैल्यू निकाली जाती है हर सेक्टर की, जैसे
हर सेक्टर में अगर कोई एक सामान है तो उसका कुछ प्राइस होगा, मान लो 5 रुपए, और उस 5 रुपए का सामान को अगर आप 50,000 भी प्रोड्यूस कर लोगे तो 50,000 इंटू 5 2.5 लाख ही होगा। लेकिन अगर मान लो किसी चीज की कीमत 2.5 लाख है, ठीक है, और वो आपने किसी चीज की कीमत 2.5 लाख है और आपने क्या करा, 2 ही प्रोड्यूस करे बस, तो वो 5 लाख हो गई। तो आप हमेशा सिर्फ प्राइस या फिर सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे कंपेयर नहीं करते हो, आप हमेशा किसी भी सेक्टर को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को, उसकी वैल्यू कितनी प्रोड्यूस करी उसने उस हिसाब से कवर करते हो, ठीक है, कंपेयर करते हो। अब आप वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करते हो, तो जैसे मान लो क्या है कि वो टमाटो केचप ही बना, तो अब टमाटो केचप का पैकेट जो है ना, उस टमाटो केचप की पैकेट की अगर 100 रुपए कीमत है, तो ऐसा नहीं है कि अगर और इंडस्ट्री में बना हो केचप, तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी सेक्टर में 100 रुपए प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए के टमाटो केचप के अंदर 20 रुपए का अगर टमाटर आप खरीद के लाए थे मान लो, तो 20 रुपए का टमाटर किसका था? 20 रुपए का टमाटर एक तरह से प्राइमरी का था। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अभी कंफ्यूजन क्लियर होगा तुम्हारा। और वो क्या है कि जब हम वैल्यू निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को काउंट करते हैं। वी डू नॉट काउंट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी काउंट नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट क्या है, फाइनल क्या है? आ जाओ एक एग्जांपल फिर लेते हैं। मैं बनाना हूं भाई साहब बिस्किट, ठीक है, मुझे बिस्किट बनाना है, एग्जांपल से समझना। तो जो बिस्किट मुझे बनाना है ना, तो बिस्किट का पैकेट जो है, वो बिस्किट का पैकेट क्या है, वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। वो बिस्किट का पैकेट एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में आ गया कि उसका पैकेट फाड़ना और खाना ही है। लेकिन जब बिस्किट बनाने की बारी आई थी, तो उस बिस्किट को बनाने में शक्कर का इस्तेमाल भी हुआ था, आटे का इस्तेमाल भी हुआ था, तेल का इस्तेमाल भी हुआ था। तो ये जो शक्कर है, आटा है, तेल है, इसको अलग अलग नहीं जोड़ोगे आपकी 4 रुपए की शक्कर, 8 रुपए का आटा और 5 रुपए का तेल। आप तो देखोगे कि अगर बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का, तो टोटल वैल्यू 10 रुपए हुई है, ठीक है। आप ये देखोगे कि टोटल वैल्यू कितनी हुई है, 10 रुपए हुई है। तो फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें, तो फाइनल गुड्स मतलब रेडी टू यूज गुड्स जो है, उनकी ही वैल्यू ऐड की जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं की जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? तो गुड्स विच आर यूज्ड टू मेक फाइनल गुड्स। एग्जांपल जैसे फ्लोर, ऑयल, ये सारी चीजें जो है ना, शुगर, ठीक है। तो फ्लोर हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीजें हैं, दीज आर दी थिंग्स यूज्ड इन मेकिंग बिस्किट्स। ये सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। और फाइनल गुड्स क्या है? जो अल्टीमेटली फाइनल है, जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। अच्छा, अब ये सवाल कि फाइनल गुड्स की वैल्यू क्यों लेना है, इंटरमीडिएट की वैल्यू क्यों नहीं लेना है? तो उसका मैंने जो कारण बताया आपको 2 एग्जांपल से। जैसे केचप अगर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए के केचप के अंदर ऑलरेडी वो जो टमाटर आपने 20 रुपए में खरीदे थे केचप बनाने वाले ने, उसका पैसा जोड़ के बताया है। जैसे आप कार लेने जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको बोला कि 10 लाख रुपए की कार है, तो वो 10 लाख रुपए की कार के अंदर अगर आपकी सीट मान लो 20-20 हजार रुपए की थी, तो सीट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि वो ये बोलेंगे कि नहीं सीट के पैसे अलग से देना। कार बन गई है तो कार के अंदर तो जो भी लगा, उसका हॉर्न, पीपी, लाइट, सीट, सबकी वैल्यू जोड़ के बताएंगे ना तुम्हें। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो फाइनल गुड्स होता है ना, तो फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। तो अगर आप मान लो क्या कर रहे हो, आप प्राइमरी सेक्टर का, जैसे मान लो आटा था, तो आटे की वैल्यू बोल रहे नहीं नहीं ये तो प्राइमरी सेक्टर का था। क्या आटा आपने बोल दिया 10 रुपए के पैकेट में से 3 रुपए का तो आटा था, और ये प्राइमरी सेक्टर का है आटा, इसके लिए इसको प्राइमरी सेक्टर में काउंट करेंगे। और फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या बन गया? बिस्किट बन गया। तो आप सेकेंडरी सेक्टर में जो बिस्किट बन गया, तो आप क्या बोलोगे कि बिस्किट 10 रुपए का है, लेकिन उस 10 रुपए के अंदर ऑलरेडी वो 3 रुपए का आटा इंक्लूडेड है, तभी उसकी वैल्यू 10 रुपए हुई। अगर आटा हटा दोगे तो बिस्कुट की वैल्यू तो 7 ही रह जाएगी ना। इसको और अच्छे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी के इतना समझ लो बस कि हम कैसे कह सकते हैं कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स को हम कंपेयर करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ वैल्यू, और वैल्यू की भी जब बात होती है तो ओनली दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन कंपेयरिंग, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसीलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। अगर इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग ऑफ द सेम प्रोडक्ट होगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड करोगे। और वो कैसे होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मैं तुम्हें भी एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर हम देखें, तो देयरफॉर वी काउंट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हमें रियल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। अब मान लो क्या है कि ऐसे ही रियल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का निकालोगे, सेकेंडरी सेक्टर का निकालोगे, टर्शियरी सेक्टर का निकालोगे, तो तीनों सेक्टर से मिलकर क्या बनता है? इकोनॉमी क्या है आपकी? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं अपन। तो अगर हम बात करें कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर,
तीनों सेक्टर वो होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर जुड़े हुए होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर तीनों है और तीनों मिलकर इकोनॉमी बनाते हैं। तो अगर आपको यह देखना है कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो आप वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ टर्शियरी सेक्टर तीनों को जोड़ दोगे, और तीनों को जोड़ने के बाद जो आपको आपकी इकोनॉमी का साइज पता चलेगा उसे कहा जाता है जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर विल गिव यू दी जीडीपी। एक लाइन बता रहा हूं, टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उसको ऐड कर दोगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। तो जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। इनफैक्ट ये गुड्स एंड सर्विसेज के आगे भी एक चीज ऐड होना चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इंटरमीडिएट की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइनल के अंदर इंक्लूड कर ही चुके हैं, है ना। तो फाइनल, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री गिव्स यू जीडीपी। गॉट इट? बताओ। क्लियर हुआ? अक्षय कुमार वाली कहानी सुनाऊंगा, जीवीए भी बताऊंगा, जीवीए भी बता रहा हूं, पहले जीडीपी समझो। तो जीडीपी हमें क्या मिलती है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर विल गिव यू जीडीपी, कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपकी जीडीपी कितनी बड़ी है, ठीक है। ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी, मतलब जितना ज्यादा आपकी कंट्री में प्रोडक्शन हो उतना बड़ा आपका इकोनॉमी। जैसे चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, क्यों बड़ी है? क्योंकि वहां ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का, सर्विसेज का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। अब ये कैलकुलेट कौन करता है? तो अगर जैसे आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है वो डेटा कलेक्ट करती है कि आपके यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में, उससे आपको पता चलता है आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है। तो स्टेट वाइज भी पता चल जाता है, कंट्री वाइज भी पता चल जाता है। तो ये तो जीडीपी की चीज हो गई। अब अगर हम बात करें क्या, तो इस साल की नई बुक में एक जीवीए करके कॉन्सेप्ट भी ऐड हुआ है, ठीक है। ये जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या बताता है आपको, ठीक है, इट शोज सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन क्या है, ऐसे समझना कि अगर मान लो, अच्छे से समझना, हाँ, अगर मान लो कि आपकी जीडीपी है 100 रुपए की, ठीक है, आपकी अगर मान लो जीडीपी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जीडीपी आपकी 100 रुपए की, पेज ऐड कर लेंगे, रुक जाओ। और ठीक है, तो अगर आपकी जीडीपी है, अब जैसे इसमें अपन क्या ऐड करें, अरे किधर चले गए, हाँ, फ्लो तुड़वा देना मेरा जीडीपी। तो जीडीपी में आपने क्या देखा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की तीनों सेक्टर की वैल्यू आपको जीडीपी बता देगी, ठीक है। इससे आपको पता चल गया जीडीपी। अब दूसरी चीज क्या है? अब दूसरी चीज ये जीवीए की हम बात कर रहे हैं। जीडीपी क्लियर है ना? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, इससे आपको पता चल गया आपकी जीडीपी कितनी बड़ी है। अब हम बात कर रहे हैं जीवीए की। तो जीवीए की अगर हम बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो आपकी इकोनॉमी में इंडिविजुअली आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर कितना बड़ा है, वैल्यू ऑफ ओनली प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ ओनली सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और वैल्यू ऑफ ओनली टर्शियरी सेक्टर। तो अगर मैं बोलूं कि जीवीए कितना है, तो एक जीवीए निकल के आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एक जीवीए निकल के आएगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, और एक जीवीए निकल के आएगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो जब आप एक साथ जोड़ के देखते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को, तो आपको क्या पता चलता है? जीडीपी पता चलती है। जीडीपी सम है और जीवीए क्या है? इंडिविजुअल वो हो गया,
ऑफ ओनली टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो जीडीपी और जीवीए क्लियर है। जीडीपी और जीवीए क्लियर है। इसका अब एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो क्या है ना कि सपोज मान लो कि तुम्हारी इकोनॉमी में सिर्फ एक बर्गर प्रोड्यूस हुआ है, तो जीडीपी क्या होगी? जीडीपी आपकी सिर्फ एक बर्गर होगी। ठीक है, तो जीडीपी आपकी एक बर्गर होगी। बर्गर अगर 100 रुपए का है तो ठीक है, अगर ऐसा मान लो कि पूरी इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ है, जितना आटा प्रोड्यूस होता उतने आटे से वो बन बना दिए, और बन बनाने के बाद में जितना बन बना थे उतने बन से आपने बर्गर बना दिए, और जो बर्गर बने तो ठीक है, वो बर्गर ही इकोनॉमी का क्या था? बस टोटल प्रोडक्शन था। तो टोटल प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी में बर्गर ही हुआ है, तो बर्गर की वैल्यू क्या हो गई? 100 रुपए हो गई। तो वो 100 रुपए क्या है? आपकी कंट्री की जीडीपी है। क्योंकि बर्गर के लिए जो आटा आया था, जो बर्गर के लिए मान लो क्या बोलते हैं कि जो भी आया था, पालक के पत्ते या फिर वो आलू गोभी के पत्ते, कौन सा पत्ता होता है, पत्ता गोभी के पत्ते, और बर्गर में जो जो भी लगा, टमाटर वमाटर, प्राइमरी से आके सेकेंडरी और ये वो, तो अपन तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड रखते हैं हमेशा। तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपका क्या था? बर्गर था। तो बर्गर आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ, तो जीडीपी आपकी कितनी हो गई? जीडीपी आपकी हो गई है 100 रुपए। जीडीपी का कॉन्सेप्ट मतलब एक बर्गर जिसमें आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों को कंट्रीब्यूशन देख के वैल्यू, अगर एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की 100 रुपए थी तो 100 रुपए आपकी जीडीपी हो गई। लेकिन जीवीए क्या होता है ना बाबू? जीवीए ये होता है, अगर उस बर्गर वाले एग्जांपल से देखें अपन, ठीक है, बर्गर वाले एग्जांपल से देखें, तो अगर मान लो वो टमाटर के स्लाइस और आटा और वो पत्ता गोभी के वो पत्ते, ठीक है, वो सब अगर मान लो, वो सब अगर मान लो कितने के थे? वो सब थे 25 रुपए के। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे वो ये हो गया टमाटो, ठीक है, व्हीट फ्लोर जो है व्हीट, ठीक है, और ये सब मिला के अगर आटे वाला बर्गर खाते हो तुम, तो ये अगर सब 25 रुपए के थे, तो जीवीए क्या होगा पता है? जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर होगा 25 रुपए, क्योंकि 100 रुपए के उसमें से प्राइमरी सेक्टर का कितना वैल्यू था, तो वो जीवीए हो गया। जीवीए 25 हुआ। ठीक है, फिर अगर आप जैसे देख रहे हो तो क्या सेकेंडरी सेक्टर में वो बर्गर बना है, तो सेकेंडरी सेक्टर में बर्गर बनाया, जो मशीन वशीन ये वो सारा सब कुछ यूज किया उन्होंने ना, तो मेकिंग ऑफ बर्गर के जो पैसे लगे थे, मेकिंग ऑफ बर्गर, बर्गर को बनाने में मान लो क्या है, 50 रुपए खर्च करे उनने, तो वो 50 रुपए जो है, तो वो 50 रुपए किसका वैल्यू हो गया? वो 50 रुपए वैल्यू हो गया एक तरह से, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बर्गर बनाने के बाद में, बर्गर बनाने के बाद में अगर बर्गर की कीमत कितनी रुपए आई? बर्गर की कीमत अगर मान लो 75 रुपए आई, तो बर्गर की कीमत जो 75 रुपए है ना, तो इस 75 में से आप माइनस कर दो 25। क्यों? क्योंकि 25 ऑलरेडी यहां था, है ना। तो जो 50 रुपए आया, ये 50 रुपए जीवीए होगा। किसका? ये 50 रुपए जीवीए होगा सेकेंडरी सेक्टर का। समझ में आ रहा है ना? तो इंडिविजुअल सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड देख रहे हो कि हर एक सेक्टर क्या वैल्यू ऐड करता है। तो ये 50 रुपए क्या हो गया? जीवीए हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का। अब वैसे ही मान लो क्या है कि टर्सरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया अगर आपने टर्सरी सेक्टर में, किसको? उस बर्गर को डिलीवरी बॉय देने आए ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद में बर्गर अगर आपको 100 रुपए का मिल रहा था, जो अपने जीडीपी में देखा कि बर्गर 100 रुपए का था, तो उस 100 में से आप क्या करोगे? 100 में से आप 75 को माइनस करोगे। ठीक है, 75 मतलब ऐसे माइनस कर लोगे आप क्या कि उस 100 में से आप 25 को और 50 को माइनस करोगे, तो आपको पता लगेगा कि 25 रुपए जीवीए है टर्शरी सेक्टर का। 25 रुपए जीवीए है टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, बर्गर की बात मत करो सर, भूख लग रही है। आप बताओ, जो खाए बर्गर बताऊं तुझे? जीडीपी और जीवीए समझ में आया? एक एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों से मिला के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाए, उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 100 रुपए थी, तो ये आपकी जीडीपी हो गई है। और जीवीए क्या है? जीवीए जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो जीवीए क्या है? जीवीए इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड विच शोज सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो वो हर सेक्टर का निकलेगा। तो प्राइमरी का जीवीए, सेकेंडरी का जीवीए, टर्शरी का जीवीए। क्लियर है? अब जो दो सवाल थे आपके दिमाग में, एक तो जीवीए तो क्लियर हो गया। अब अगला सवाल यह था कि हम जब जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी में हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्यों ऐड नहीं करते हैं? जल्दी बताओ। अरे जो बता दो।
क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब बहुत सिंपल केस है, अपन समझते हैं व्हाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन जीडीपी। इंटरमीडिएट की वैल्यू को क्यों ऐड नहीं करते हैं? तो अगर मान लो आप इंटरमीडिएट की वैल्यू को ऐड करने लगे ना, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो दिस विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे समझते हैं, आ जाओ। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे मान लो एक भाई साहब थे जिनका नाम था अक्षय कुमार, खतरों के खिलाड़ी थे वो, बेहतरीन खतरे के साथ खेलते थे। तो जंगल में जाते हैं, जंगल में जाने के बाद में एलोवेरा तोड़ के लाते हैं अक्षय कुमार। ठीक है, तो अक्षय कुमार क्या है, जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद में एलोवेरा तोड़ा, एलोवेरा तोड़ के लेके आए वो। तो खतरों के खिलाड़ी जब एलोवेरा तोड़ के लाए तो उन्होंने क्या किया, वो प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट लेके आए, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बनेगा अल्टीमेटली एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा बिकेगा दुकान पे। ठीक है, लेकिन अब जब वो प्राइमरी सेक्टर से एलोवेरा तोड़ के लाए तो वो ये बोल देंगे कि मेरा तो प्राइमरी सेक्टर का तो फाइनल प्रोडक्ट एलोवेरा हो गया। तो उस प्राइमरी सेक्टर के एलोवेरा को उन्होंने मान लो 25 रुपए में बेच दिया, किसको, बाबा रामदेव को। ठीक है, उन्होंने 25 रुपए में मान लो बाबा रामदेव को बेच दिया। अब बाबा रामदेव क्या करेंगे भाई साहब, बाबा रामदेव ये 25 रुपए में एलोवेरा लेने के बाद में बाबा रामदेव लगे अभी तो मैं इसका एलोवेरा जेल बना दूंगा। तो बाबा रामदेव ने क्या करा कि वो एलोवेरा लिया और एलोवेरा लेने के बाद में उसका एलोवेरा जेल बनाया, और एलोवेरा जेल बनाने के बाद उन्होंने उस एलोवेरा जेल की कीमत रख दी 50 रुपए। समझ में आ रहा है? तो मतलब उन्होंने क्या करा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो करी ना, उसके बाद में उन्होंने 50 रुपए कीमत रख दी। अब उन्होंने क्या है, अब सबके घर बाबा रामदेव तो जाएंगे नहीं बेचने एलोवेरा। तो बाबा रामदेव, ये जो बी से बाबा रामदेव थे, बाबा रामदेव ने सी से चंदू सेठ करके एक दुकान वाला था, तो चंदू सेठ को बोला कि भैया मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, ये लो 80 रुपए में। ठीक है, 80 रुपए में मैं तुम्हें क्या कर देता हूं, ये दे देता हूं एलोवेरा जेल। चंदू सेठ ने 80 रुपए बाबा रामदेव को दिए। बाबा रामदेव ने 80 रुपए क्यों दिए? अब दिखती बात है कि बाबा रामदेव ने अगर 50 रुपए, मतलब 25 रुपए में सामान, 25 रुपए में तो अक्षय कुमार से लिए, तो 25 रुपए तो अक्षय कुमार को वापस दे दिए होंगे बाबा रामदेव ने, है ना। अब बाबा रामदेव ने खुद भी तो कुछ खर्च किया होगा, तो उन्होंने बाबा रामदेव ने 25 रुपए और खर्च किए, तो उसकी वैल्यू 50 रुपए हो गई। लेकिन अब बाबा रामदेव को अपना प्रॉफिट भी तो कमाना है ना भाई साहब। तो बाबा रामदेव ने प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया, आगे चंदू सेठ को 80 रुपए में दिया। तो अगर चंदू सेठ के पास में 80 रुपए, मतलब चंदू सेठ ने अगर 80 रुपए दिए बाबा रामदेव को, तो बाबा रामदेव ने 80 में से 25 तो खर्च कर दिए ना। समझ में आया? बाबा रामदेव ने 80 में से 25 तो खर्च कर दिए अक्षय कुमार को देने में, और कुछ खर्च उनका बनाने में भी प्रोडक्ट को गया होगा, तो उन्होंने 25 रुपए और हटा दिए। 30 रुपए उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया। 30 रुपए उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया। अब चंदू सेठ के पास जब 80 रुपए में एलोवेरा जेल आया, तो चंदू सेठ अपनी दुकान पे 80 रुपए में तो बेचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 80 रुपए तो उसने दिए ही थे बाबा रामदेव को, है ना। तो चंदू सेठ ने वो प्रोडक्ट क्या किया, कस्टमर को 100 रुपए में बेच दिया। चंदू सेठ ने वो कस्टमर को प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचा। ठीक है, चंदू सेठ ने वो प्रोडक्ट कस्टमर को 100 रुपए में बेचा। अब समझना, अब अगर आप समझोगे चंदू सेठ ने 100 रुपए में दिया, तो आप दुकान पे गए कि भैया एलोवेरा जेल दे दो, तो आपने चंदू सेठ को पैसा कितना दिया, अल्टीमेटली 100 रुपए। लेकिन क्या वो पूरा का पूरा 100 रुपया चंदू सेठ की जेब में जाएगा? अब रिवर्स वर्किंग करेंगे, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चंदू सेठ ने आपसे 100 लिए, लेकिन 100 लेने के बाद में 80 बाबा रामदेव को दिए। अब क्या 80 पूरा का पूरा बाबा रामदेव के जेब में जाएगा? नहीं। बाबा ने 80 जरूर लिए चंदू सेठ से, लेकिन बाबा को क्या करना पड़ा, प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा हुआ, खर्चा होने के बाद में अक्षय कुमार को भी तो बाबा ने पैसे दिए होंगे ना, 25 रुपए में एलोवेरा जेल जंगल से जो तोड़ के लाया था। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो दिख क्या रहा है, ऑन दी प्राइमा फेसी आपको दिख रहा है कि एलोवेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो अगर आप इंटरमीडिएट को काउंट करोगे कि तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, तो आप क्या बोलोगे कि 25 रुपए प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुए, और फिर आप देख रहे हो कि बाबा ने प्रोडक्ट बनाया 80 रुपए में बेचा, तो आप बोलोगे कि सेकेंडरी सेक्टर में 80 रुपए ऐड हुए। और फिर आप बोलोगे क्या कि चंदू सेठ जो है, तो चंदू सेठ ने मान लो कि प्रोडक्ट को जैसे आगे 100 रुपए में बेचा, है ना। चंदू सेठ ने अगर प्रॉफिट ही पकड़ो, चलो प्रॉफिट ही पकड़ते कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बाबा का मैन्युफैक्चरिंग का काम था, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके जैसे अगर आप देखोगे तो मतलब प्रॉफिट नहीं पकड़ेंगे अपन, हाँ ऐसे कि सेकेंडरी का फाइनल वैल्यू क्या हो, सेकेंडरी का फाइनल वैल्यू जैसे आप देखेंगे तो 80 रुपए में बाबा रामदेव ने क्या किया, 80 रुपए में बाबा रामदेव ने बेचा था, तो बाबा रामदेव को 80 रुपए मिले। सेकेंडरी सेक्टर की तो आपको ये लग रहा है कि वैल्यू ये है, और चंदू सेठ ने जब 100 रुपए में बेचा है, तो आपको टर्शरी सेक्टर की वैल्यू लगेगी 100 रुपए। चंदू सेठ ने 100 रुपए कमाए हैं, है ना।
चंदू सेठ को तो आपने तो 100 रुपए दिए ना, तो आपको लगेगा चंदू सेठ ने तो 100 रुपए कमाए हैं। अब इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेप्स थी ना, कि प्राइमरी का एलोवेरा इंटरमीडिएट था, सेकेंडरी में बाबा ने जो मैन्युफैक्चरिंग करी वो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, और टर्शरी में मतलब यहां से प्रोडक्ट लाके यहां लाके बेचा, तो जो उनकी जो सर्विसेज थी उसमें उन्होंने 100 रुपए कमाए। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर टर्शरी ने 100 रुपए कमाए हैं, अगर टर्शरी ने 100 रुपए कमाए हैं, तो टर्शरी का आपने 100 ऐड कर दिया, जीडीपी क्या होगी? तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो इस हिसाब से अगर हम देखें जीडीपी क्या होगी, इस हिसाब से जीडीपी तो आपकी ऐसी हो जाएगी कि 25 रुपए प्राइमरी का हो गया, 80 रुपए सेकेंडरी का हो गया, और 100 रुपए टर्शरी का हो गया। तो इस हिसाब से जीडीपी कितनी होना चाहिए? इस हिसाब से आप देखेंगे तो 100, 180, 205 रुपए, 205 रुपए प्रोडक्शन होना चाहिए जीडीपी में। अबे इस हिसाब से अगर हम देखें तो जीडीपी में 205 का प्रोडक्शन होना चाहिए, जो कि क्या है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जीडीपी में कस्टमर ने दिए कितने पैसे थे? कस्टमर ने तो 100 ही रुपए दिए ना, और वो 100 ही रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि 100 रुपए के अंदर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो थी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब सर्विसेज का भी पैसा, मैन्युफैक्चरिंग का भी पैसा, और प्राइमरी सेक्टर का भी पैसा। तो इसीलिए जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है ना, उसको ही ऐड किया जाता है। अगर आप हर सेक्टर के वैल्यू को ऐड करना शुरू कर दोगे तो उससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी। जो आप 80 रुपए गिन रहे हो, इस 80 रुपए में 25 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, और अगर आप ये 100 रुपए गिन रहे हो तो इस 100 रुपए में 80 रुपए 25 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ गए? तो इसी के चलते क्या है, इसी के चलते आप सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं। समझ में आया? हाँ, तो जीडीपी में आप क्या करोगे? जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करोगे, आप सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करोगे। तो फाइनल गुड्स अगर जो कस्टमर खरीद रहे हैं तो उसके अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। समझ गए? और अगर जीवीए निकालोगे, अब यहीं पे अगर अपन जीवीए निकाल लें तो जीवीए क्या होगा बाबू? देखो, वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर कितना है। प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू जैसे अगर आप देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू 25 रुपए जीवीए के केस में, है ना। सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू कितना है? तो सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू जो है, तो इसमें आप सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ, तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर 50 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, मतलब 80 रुपए का प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, ठीक है, 25 खर्च कर दिए, 25 बनाने में खर्च किए होंगे, तो यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई साहब? बताओ। यहां जैसे अगर आप देखोगे तो यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है इनको, यहां जैसे अगर अपन देखें तो अगर 25 रुपए उधर खर्च कर दिए, प्राइमरी से आ गए थे, तो अब जैसे अगर आप देखोगे और इन्होंने 80 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, तो एक तरह से आप देख लोगे, मतलब 50 में खरीदा था, नहीं 25 में इनने इनको दिया था, और उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया 80 रुपए का, 80 में आगे बेचा, तो सेकेंडरी सेक्टर ने जो ऐड किया है वो कितने का क्या होगा? 80 में से 25 माइनस कर दो तो 55 का क्या होगा, है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए कितना आएगा? जो उसने एक्सपेंसेस हटा दो, एक्सपेंसेस हटाने के बाद अगर सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट 80 रुपए में बेच रहा था तो 55 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, एक तरह से देख लो, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर ने यहां पे क्या कमाया? टर्शरी सेक्टर जैसे अगर आप देखोगे कि 100 में आपको प्रोडक्ट बेचा और 80 में खरीदा था, तो 20 रुपए इनने बचाया। तो अगर आप जैसे देखोगे तो अभी भी टोटल जो आप मिलाओगे 25, 55 और 20, तो ये जीडीपी के हिसाब से 100 ही हो रहा है, और जीवीए के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर का जीवीए 25, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए 55 और टर्शरी सेक्टर का जीवीए 20, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? बताओ, अब तुम जो गए थे एलोवेरा की दुकान पे, ठीक है, एलोवेरा खरीद के लाए, और ये जो एलोवेरा खरीद के लाए, ठीक है, सेकेंडरी का 55, हाँ, ये जो एलोवेरा तुम खरीद के लाए, वो एलोवेरा लगाने के बाद तुम ऐसे ऐसे लगोगे कुछ, लेकिन तुम जैसे भी लगोगे बहुत प्यारे लगोगे, अच्छे लगोगे। तो ऐसा नहीं है कि एलोवेरा जेल लगाने के बाद में इंसान सुंदर लगेगा। ठीक, मतलब ये मैं इसलिए लगा रहा हूं कि इस क्लास के थ्रू मैं कहीं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि हमेशा खूबसूरत चीज ही अच्छी होती है। तुम जैसे भी बहुत खूबसूरत हो, तो इस क्लास के थ्रू मैसेज ये ना जाए कि एलोवेरा जेल लगाना है जब सुंदर होंगे। समझ में आ गया कि वाई दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज वाई ओनली दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज काउंटेड? क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती फाइनल गुड्स में। चलो, the value of all final goods and services produced within a country during a period is called what? GDP है, तो इजी है, बता दोगे तुम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ जाओ,
तो अपन ने तीनों सेक्टर देख लिए, तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे करना है कि वैल्यू यूज करेंगे, और वैल्यू भी फाइनल गुड्स की यूज करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, और जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों की वैल्यू को ऐड करते हो तो आपको जीडीपी मिलती है। ठीक है, जीडीपी आपको ये बताती है कंट्री की इकोनॉमी कैसी कितनी बड़ी है, और जब एक एक सेक्टर का अगर आप देखोगे, ईच सेक्टर का आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो उसको जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। अब आते हैं हम हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स वाले पॉइंट के ऊपर। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं। तो अब प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर क्या है कि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो हर इकोनॉमी में शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है। क्यों हर इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है? क्योंकि शुरुआत में जैसे अगर आप देखोगे तो सारे ही इकोनॉमीज जो हैं, सारे ही लोग जो हैं, सारी कंट्री जो है वो खेती बाड़ी और उससे जुड़ी हुई रहती है। तो शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में देखोगे कि हीरा ठाकुर जो था तो पहले भेड़ बकरी चराता था। ठीक है, तो हीरा ठाकुर का बेटा था ना, नहीं था, भानु प्रताप सिंह का बेटा था हीरा ठाकुर। तो उस मीम से थोड़ा याद रख लोगे तुम कि शुरुआत में हर इकोनॉमी जो है तो प्राइमरी ही रहती है। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट था अर्ली टाइम्स में। विथ बेटर फार्मिंग पीपल स्टार्टेड अदर वर्क लाइक क्राफ्ट, ठीक है, पर्सन्स, ट्रेडर्स और ये दूसरे काम। धीरे धीरे जब खेती में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो लोगों ने बोला अब तो फ्री टाइम, अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो प्राइमरी से फिर धीरे से शिफ्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर पे, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह आना शुरू हो गई। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट आपको प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर पे देखने को मिला, और जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है ना, तो ऑटोमेटिकली टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो करना शुरू कर देता है। तो टर्शियरी सेक्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकम द लार्जेस्ट सेक्टर विद ग्रोथ इन सर्विसेज। ठीक, तो अगर हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स पे किसी भी तरह से सवाल आता तो ध्यान रखना है कि वो शिफ्ट ऐसे ही हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के टर्म्स में। अब इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की क्या स्थिति रही है वो समझना है अपने को। ठीक है, इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की क्या स्थिति रही है वो समझना है। हीरा ठाकुर ओपी एक बच्चे ने लिखा आग, और उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा अरे मीम देखते हो ज्यादा। आज साइंस की क्लास नहीं यार, मुझे कोई आइडिया नहीं साइंस की क्लास है कि नहीं है, मैं तो मेरी एसएसटी से परेशान हूं ना अभी। चलो आज साइंस की नहीं है मतलब ज्यादा पढ़ाऊंगा तुम्हें अब साइंस की तुम ही बोल रहे हो मुझे चैट में, मुझे नहीं पता है। सेकेंडरी सेक्टर की फोटो जो है इसमें वो क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग, वो ट्रक के नीचे लेट के वो ट्रक का कुछ कुछ काम कर रहे हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग। चलो चलो आजा बाबू इधर। तो अब जैसे देखें इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की क्या स्थिति है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, दिस इज द टॉपिक। देखो प्रोडक्शन कहां है पता है, ये ग्राफ देखोगे अगर आप, तो पहले हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी थी, फिर हमारी इकोनॉमी को हमने कॉम्प्लान पिला दिया तो हमारी इकोनॉमी तो बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आई एम अ कॉम्प्लान जीडीपी। ठीक, तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है, बहुत बढ़िया, बधाई हो भैया आपकी जीडीपी बड़ी हो गई। लेकिन आपको एक चीज देखना होगा कि उस जीडीपी में पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा था, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर बीच में था। लेकिन आज क्या हुआ है ना, आज आप देखोगे तो आपकी जीडीपी जो इतनी बड़ी दिख रही है, जैसे अरे छोटा बच्चा रहता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब रहता है तो छोटे बच्चे का बॉडी का प्रोपोर्शन कैसा रहता है, छोटे बच्चे के बॉडी का प्रोपोर्शन रहता है कि उसका सिर शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है, इतना बड़ा हिस्सा सिर ही सिर है, हाथ पैर पेट वगैरह तो सब छोटा छोटा है, सिर बहुत बड़ा है। लेकिन वो छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, उसकी टांगे बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, सिर तो छोटा सा रह जाता है, उसके पैर जो है बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और है ना। तो वही वही केस आपको यहां समझना है अब थोड़ा सा, कि जब ये जीडीपी हमारी, मतलब शुरुआत में जब हम नई नई कंट्री थे, छोटे थे, तो हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का होता था। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड ज्यादा रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब आज के समय में देख रहे हो 2013-14 का डेटा को, तो हमारी जीडीपी बड़ी हो गई, और जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर आई एम अ कॉम्प्लेन जीडीपी, उस कॉम्प्लेन जीडीपी ने क्या किया, टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिली। फिर सेकेंडरी सेक्टर सेकंड नंबर पे आ गया।
ठीक है, क्योंकि मैं सेकेंडरी हूं तो मैं सेकंड नंबर पे आऊंगा, सेकेंडरी सेक्टर ने बोला। ठीक, तो सेकंड नंबर पे आ गया, फर्स्ट नंबर पे आ गया, और थर्ड नंबर पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर रह गया। जो पहले सबसे बड़ा था वो अब उसकी हाइट तो बड़ी आपस में, ठीक है, कंपैरेटिवली पहले अगर पहले टोटल जीडीपी जितनी बड़ी थी, आज प्राइमरी सेक्टर ही उतना बड़ा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कम हुई है व्हेन कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ये एनालिसिस है। ये चार्ट समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? इस चार्ट को समझने के बाद में एक सवाल तो आएगा कि क्यों भाई तुम्हारी मम्मी ने टर्शरी वाला जो है टर्शरी सेक्टर कि टर्शरी सेक्टर तुम इतना ग्रो क्यों कर गए? तुम्हारी मम्मी ने क्या तुम्हें पकड़ के खींच दिया था क्या? तुम्हें कौन सा कॉम्प्लेन पिला दिया? टर्शरी सेक्टर, ठीक है, ओवरऑल जीडीपी ग्रो करी तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का क्यों है? टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ सबसे ज्यादा क्यों हुई है? सवाल समझ में आया? सवाल समझना जरूरी है कि प्रोडक्शन इंक्रीज इन आवर कंट्री, नो डाउट प्रोडक्शन हमारा बड़ा है, लेकिन मोस्ट इन दी टर्शरी सेक्टर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हुआ तो टर्शरी सेक्टर में हुआ। और सवाल ये है कि वाई 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 सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ हुई है टर्शरी सेक्टर में तो क्यों हुई है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जैस देखो जीवीए में बहुत दिमाग मत लगाओ, सिंपल बोल रहा हूं मैं तुम्हें, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीवीए मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब जब आप उसको सेक्टर वाइज देखोगे ना कि टोटल प्रोडक्शन इन दी प्राइमरी सेक्टर इज जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो जीडीपी इज सम टोटल और जीवीए इज इंडिविजुअल इंडिविजुअल, सिंपल। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स significantly in GDP, why there is sudden rise in the tertiary sector in the total production of GDP। सवाल क्या होता है मेरे दोस्त? सवाल होता है बहरूपिया। सवाल किसी भी रूप में आ जाए, आप तैयार रहोगे तो सवाल ये आएगा कि why there is increase in GDP, ठीक है, why there is increase in the contribution of tertiary sector in GDP। अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर जो है वो क्यों ग्रो करा जीडीपी में, ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो करा ऐसा सवाल आएगा, इंक्रीज इन जीडीपी टर्शरी सेक्टर पे पूछा जाएगा। तो व्हाई, तो उसके कारण यहां पे दिया गया है, जैसे देयर आर सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो आज से 70 साल पहले क्या था, जनसंख्या कम थी तो हमें कम हॉस्पिटल, कम स्कूल और कम पुलिस की जरूरत थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ी तो ये एसेंशियल सर्विसेज है ना, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, ये भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें भी आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगी चीजें, है ना। तो वही बताएगा कि देयर आर सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड। कुछ सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज होती है जो बहुत जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है, और उन एसेंशियल सर्विसेज की आपको जरूरत रहेगी, हमेशा जरूरत रहेगी एसेंशियल सर्विसेज की, है ना। तो इसी के चलते क्या है, देयर आर सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज व्हिच आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो उसके चलते टर्शरी सेक्टर, क्योंकि सर्विस है तो सर्विस सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा क्या है, विद द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑटोमेटिकली देयर विल बी ग्रोथ इन द टर्शरी सेक्टर। ये एग्जांपल समझो, ये सीन देखा है तुमने, अजय देवगन ने ये सीन बार बार रिक्रिएट करे, कभी 2 गाड़ियों पे कराया तो कभी 2 घोड़ों पे कराया। तो वो सन ऑफ सरदार में जो 2 घोड़े दौड़ रहे होते हैं ना, तो एक घोड़ा मान लो प्राइमरी है और एक घोड़ा मान लो सेकेंडरी है, और सन ऑफ सरदार में जो अजय देवगन ऊपर है तो अजय देवगन क्या है, टर्शरी सेक्टर है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है कि टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ के साथ टर्शरी की ग्रोथ होना ही होना है। क्लियर हुआ? तो जब ज्यादा टमाटर प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा फैक्ट्रीज चलेगी, तो ज्यादा टमाटर और ज्यादा फैक्ट्रीज तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा ही। तो अगर प्राइमरी ग्रो करेगा, सेकेंडरी ग्रो करेगा, तो विद द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर विल बी ऑटोमेटिक ग्रोथ इन दी टर्शरी सेक्टर। ठीक है, एक ऑटोमेटिक ग्रोथ आपको टर्शरी सेक्टर में देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? अब सेकंड पॉइंट अगर ये क्लियर हो गया तो आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, विद द राइज इन इनकम। अब सर्विसेज की बात हो रही है तो जैसे जैसे लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी ना, मान लो कि मेरी इनकम बढ़ी तो फिर मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड करूंगा। जैसे पहले मैं जिम जाता था, 500 रुपए महीने वाली जिम में जाता था कि भैया जहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जहां 500 लोग तो ऑलरेडी वेटिंग लाइन में खड़े हैं। लेकिन फिर जब इनकम बढ़ जाएगी तो इनकम बढ़ने के बाद मैं क्या सोचूंगा कि नहीं, मैं 5000 वाली जिम में जाऊंगा अब,
और मैं एक पर्सनल ट्रेनर रखूंगा अपने लिए, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर। तो इनकम जब बढ़ती है आदमी की, तो आदमी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड करता है, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को एज्यूम करता है कि उसको सर्विसेज चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगी कि विद द राइज इन इनकम दिस लीड्स टू मोर सर्विस कंजम्पशन, ज्यादा सर्विस इंसान मांगता है, ठीक है। जैसे पहले खाना खुद बनाते थे लोग, लेकिन फिर जब इनकम बढ़ी, लोगों की तुलना में मेड रख ली, फिर बाहर जाके खाना खाना शुरू कर दिया। तो विद द राइज इन इनकम दिस लीड्स टू मोर सर्विस कंजम्पशन, ठीक है। इमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज, अब क्या हो रहा है इमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज में, जैसे अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर के ग्रो होने के पीछे का एक चौथा कारण ये भी है क्या, कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो नई है और पहले थी ही नहीं। जैसे इंटरनेट, जब आजादी की बात करें 1973-74 के टाइम के आसपास की बात करें, तो इंटरनेट था ही नहीं, लेकिन आज इंटरनेट के बिना कुछ नहीं है। तो ऑब्वियस है कि इंटरनेट सर्विस सेक्टर का पार्ट है और वो बहुत तेजी से बूम किया है। तो सर्विसेज इस तरह से बूम करती है, समझ में आया, तो सर्विसेज इस तरह से बूम करती है। क्लियर है? अब बताओ मुझे जरा, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें, अप्पू हाथी को चमगादड़ बना दो सर, वाह, उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा अप्पू हाथी ने जो उसका चमगादड़ बना दो। यार मेरा कल पिकाचू बीमार हो गया था, पता है तुम्हें? हाँ, तुम क्लियर हुआ? तो अगर जैसे हम यहां देखें तो क्वेश्चन सीधा बनता है कि व्हाई देयर इज इंक्रीज इन दी टर्शरी सेक्टर। तो कुछ सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज होती है जो विद टाइम इंक्रीज होगी ही, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगा, टर्शरी सेक्टर ग्रो होगा ही। और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड करते हैं, और विद द इमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा ही। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि सर्विसेज का मतलब ये नहीं कि सारी सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारी सर्विसेज ही तेजी से ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ सर्विसेज, जैसे कुछ सर्विसेज में क्या बोल दोगे आप, कुछ सर्विसेज फॉर एग्जांपल जो हाथ ठेला धकाता है एक व्यक्ति, वो भी सर्विस ही दे रहा है। जो हम्माल खड़े होते हैं ना चौराहे पे कि आज काम मिल जाए यार, बहुत दिन हो गए काम नहीं मिला, तो उनको अगर वो भी सर्विस देते, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको भी बहुत ऐसा ग्रोथ मिला हो। कुछ सर्विसेज जो है तो आज भी लोग वहां पे 2 वक्त की रोटी ही कर पा रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ, लेकिन हर सर्विस ग्रो नहीं हुई है, ये समझना, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट इन जीडीपी। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता था, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता था। कौन सा सेक्टर जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देता है? इससे पहले वाले पोल के आंसर बताऊं मैं तुम्हें, कौन कौन थे लीडर बोर्ड पे? श्रेष्ठ राय, निशा मीना, भैयूजी देशमुख, भैयूजी देशमुख। सर सुन लो मेरी बात, क्या है आगे दिखी ना बेटा तुम्हारा नाम, नीरज, आशिमा, रितेश, शौर्य, अयान और गुनी बिहाल। चलो, ये बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में आगे आए थे टॉप पे। पोल आ गया। संदीप भैया को पढ़ाने दो, आएंगे, उनकी भी बारी आएगी, ठीक है। बकरे की मां कब तक खीर बनाएगी, तो वैसा रहता ना, एक दिन तो कटना ही है तुम्हें। तो जो तुमने एक, समझ गए, वो चैलेंज बच्चों को दे दिया था, 10,000 कमेंट हो गए, पढ़ाने की तैयारी कर दो। हाँ चलो, आपको चोट कैसे लगी? अरे क्या हुआ, आज एक ट्रक जा रहा था, वो ट्रक है ना ऐसा बहुत तेजी से जब जा रहा था ट्रक, तो सामने एक बच्चा आ गया, तो मैंने ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ा और ट्रक को मतलब इस हाथ से बच्चे का हाथ पकड़ा, बच्चे को इधर के ट्रक को ऐसे रोका, तो ट्रक पूरा 4 पलटी मार गया। तो मेरी उंगली में बस इतना सा लग गया, तो इस कारण से मेरे को चोट लगी। भोपाली पट्टी है कुछ नहीं है, एक कट लग गया था तो इसके लिए बैंडेज लगाई है बस। चोट कैसे लगी चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन जीडीपी ऑफ इंडिया? ठीक है, जीडीपी ऑफ इंडिया की अगर बात करें
तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर, ठीक है, नो डाउट। अभी अपन ने पढ़ा तुरंत ताजा ताजा। कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है? अबे 80% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अभी पढ़ाया तुरंत, एक स्लाइड पीछे। गजनी हो क्या थोड़े से? एक स्लाइड में कंफ्यूज हो गए। आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया की अगर बात करें तो अब वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में हमने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो देख लिया कि टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। देखो, दो सवाल है इस पूरे टॉपिक में जो ध्यान रखना है कि क्यों टर्शरी सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। अपन ने 4 पॉइंट देख लिए। और दूसरा, अगर हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इस चार्ट को समझना कि 1977-78 में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे किसमें? प्राइमरी सेक्टर में, फर्स्ट पे। फिर लोग काम कर रहे थे टर्शरी सेक्टर पे, और फिर लोग काम कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर पे। ठीक है, आज 2017-18 के डेटा को देखेंगे ना, तो आज भी लोग सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन पे काम प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में, और थर्ड पोजीशन पे काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक, तो अब अगर आप देखो तो इसमें एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि ये फर्स्ट था पहले, ये सेकंड था, और ये थर्ड था, और अरे ये थर्ड था, ये सेकंड था। और आज भी जैसे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट प्राइमरी है, ठीक है, आज भी फर्स्ट प्राइमरी है, सेकंड टर्शरी है, अब हाँ, और थर्ड सेकेंडरी है। तो हमने जो जीडीपी में शिफ्ट देखा था ना, कि जीडीपी में तो ऐसा नहीं था भैया। क्यों? क्योंकि जीडीपी में पहले प्राइमरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता, लेकिन आज टर्शरी। जीडीपी में गेम बदल गया, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में गेम बदल गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के कंट्रीब्यूशन में, कि मतलब लोग काम कहां कर रहे हैं, तो तब भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे थे लोग। और ऑब्वियस है कि तब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत था इकोनॉमी में। लेकिन आज जब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, उसके बावजूद भी लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं फिर ये? ऐसा कैसा काम कर रहे हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन काम आज भी प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों को? तो दिस सिमिलर शिफ्ट which we have observed in terms of the contribution in GDP is not observed in the employment. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में वो शिफ्ट नहीं देखने को मिला। एम्प्लॉयमेंट आज भी प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, बट द सिमिलर शिफ्ट इन बट द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज चेंज्ड। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी जो है आज टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आज भी प्राइमरी सेक्टर का ही ज्यादा है। तो सवाल यह है कि why the similar shift has not taken place in the employment? why मिठाई वाला why? बताओ, समझ में आया? क्लियर हुआ? बताओ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आगे सोल्यूशन बताऊंगा ना मैं। एक क्वेश्चन बना है कि हमने देखा कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का ज्यादा था, ठीक है, और क्यों था वो कारण समझ लिए, लेकिन वैसा ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं देखने को मिला। एम्प्लॉयमेंट में आज भी लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, क्यों? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक बच्चा लग रहा है सर मेरे घर के सामने से डीजे जा रहा है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। अबे कान में ईयरफोन लगा लो, डीजे अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आगे बढ़ेंगे ना। अबे बता दो जल्दी, गोली मार दूंगा, है ना? यस यस यस। आंसर नहीं देना बेटा मेरे लाल। बर्गर बर्गर खाओगे? आंसर नहीं देना है आपको, सिर्फ ये बताना क्वेश्चन समझे कि नहीं। बताओ यार तुम, यस और नो में आंसर दो ना, यस और नो में। आलतू फालतू चीजें क्यों दिख रहा है? हाथी से मिलवा दो और घोड़े से मिलवा दो। एक बार फिर से, ना यस लिख रहे हो ना नो लिख रहे हो। क्या खाया था आज सुबह तुमने? जैसे हमने देखा कि पहले क्या था, पहले अपन ने देखा कि इकोनॉमी किधर जा रही है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी बड़ी हो गई है, लेकिन उस बढ़ती इकोनॉमी में पहले प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, आज उस बढ़ती इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। और क्यों है तो उसका कारण समझ लिया अपन ने, ठीक। अब लेकिन हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पहले एम्प्लॉयमेंट कहां था ज्यादा? प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, पहले कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा था, पहले जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का भी देखा अपन ने। लेकिन आज कंट्रीब्यूशन जब टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो जैसा पिछली वाली स्लाइड पे शिफ्ट हुआ था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी
अब टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है, तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी भी अब कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। कंट्रीब्यूशन आज आप जैसे देखोगे एम्प्लॉयमेंट जीडीपी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, तो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में कंट्रीब्यूशन आज किसका ज्यादा है? आज भी प्राइमरी का ही ज्यादा है, जबकि होना टर्शरी का चाहिए था, क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो टर्शरी का ज्यादा है। तो वो सिमिलर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? तो उसके पीछे के कारण यहां पे बताए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा 9 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन इंडस्ट्रीज में जॉब सिर्फ 3 गुना ही बढ़ी है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन 14 गुना बढ़ा है, लेकिन जॉब्स सिर्फ 5 गुना ही बढ़ी है। मतलब कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन तो बहुत तेजी से हुआ है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का, लेकिन वही कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इनफ जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड, और आज भी मेजोरिटी लोग प्राइमरी सेक्टर में इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में लोग अंडर एम्प्लॉयड है। तो यहां पे वही 2 रीजन बताए गए कि क्यों सिमिलर शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ। तो द प्राइमरी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ द पीपल इवन टुडे, बिकॉज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज डिड नॉट क्रिएटेड इनफ जॉब्स। मतलब कि जितना लोग काम कर रहे थे उतने ही लोगों ने पैसा ज्यादा कमाया, लेकिन और ज्यादा जॉब्स जनरेट नहीं करी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने। और दूसरी चीज जो है तो इवन दो प्रोडक्शन इंक्रीज्ड अ लॉट, बट most of the people who were employed in secondary and tertiary sector still remained working there only, and no new jobs were created. ठीक है, या फिर new jobs were created relatively less. ठीक है, तो कम न्यू जॉब्स जनरेट हुई है वहां पे। ठीक, कम न्यू जॉब जनरेट हुई है, ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है रीजन में। अब उसी के साथ साथ चलो ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने जॉब जनरेट नहीं करी, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जॉब्स कम क्यों नहीं हुई? फिर अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लोग काम क्यों कर रहे हैं? जब कंट्रीब्यूशन कम हो गया प्राइमरी सेक्टर का, तो जॉब्स भी कम होना चाहिए थी। लेकिन इसका कारण क्या है कि पहली बात तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने जॉब जनरेट नहीं करी, और प्राइमरी सेक्टर जो था, तो एग्रीकल्चरल हैज टू मेनी पीपल वर्किंग, इवन इफ सम वर्कर्स लीव, प्रोडक्शन विल नॉट फॉल। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी लोग क्या कर रहे हैं? अंडर एम्प्लॉयड है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ये एक टर्म क्वेश्चन बन के आ जाती है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझना। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझना है आपको। क्लियर हुआ? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट को आपको समझना होगा। क्या है? तो जब एक व्यक्ति काम करते हुए दिख रहा है आपको, जैसे एक खेत पे, ये लक्ष्मी की कहानी समझना, जिससे लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी की फैमिली है में 5 लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन काम जितना उसके घर पे है सिर्फ 2 या 3 लोग ही काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो 5 लोग रहते हैं और 5 लोग बोलते हैं कि खेत पे जाएंगे, तो 5 लोग खेत पे चले जाते हैं। लक्ष्मी के पति और लक्ष्मी का देवर जो लड़ रहे हैं दोनों, ठीक है, बोल रहे हैं कि हम तो काम करने आए, तू मिट्टी उठा के फेंक रहा है और मैं मिट्टी उठा के नहीं फेंक रहा हूं, तो दोनों में लड़ाई हो गई। तो गए 5 काम करने, जबकि रिक्वायरमेंट 5 की नहीं थी, और सब चले जाएंगे तो लड़ेंगे वहां बैठ के, अपनी फुल पोटेंशियल पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति को आप अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हो। एग्जांपल समझना, ठीक है, अगर आप 1-2 लोगों को वहां से हटा भी दोगे ना, तो भी जितना लक्ष्मी का प्रोडक्शन होना था, प्रोडक्शन उतना ही होना है। लेकिन अब क्योंकि आपने उन लोगों को वहां पे जबरदस्ती रख के रखा है, तो ना तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर पा रहे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में फंस गए हैं। वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिनेरियो बन रही है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट समझ में आया? वेयर अ पर्सन इज सीम टू बी वर्किंग बट ही और शी इज नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल। व्यक्ति जो है अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? 15 स्लाइड्स में 1.5 घंटे लेते हो। अब स्लाइड के हिसाब से पढ़ाऊंगा क्या, टॉपिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना? क्लियर हुआ? तो अब देखो, अब एक फ्लो चल रहा है। आपने देखा 2 क्वेश्चन आपने देखे, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलना चाहिए कि व्हाई देयर इज राइज इन दी टर्शरी सेक्टर। तो सर्टेन न्यू सर्विसेज इमर्ज हुई है, कुछ सर्विसेज एसेंशियल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शरी ग्रो करेगा ही, एंड एज द इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज, पीपल विल अफोर्ड मोर एंड मोर सर्विसेज। तो इसलिए सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। लेकिन वो सिमिलर शिफ्ट आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स ने जॉब ही जनरेट नहीं करी। उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा, 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ, बट जॉब्स ओनली 3 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, 14 टाइम्स, बट जॉब इंक्रीज ओनली 5 टाइम्स। तो इसी के चलते आपको देखने को मिलता है कि स्टिल ड्यू टू दिस रीजन स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। और दूसरी चीज, जो प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं वो भी पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है। वो देखने को तो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं,
ठीक है, बट एक्चुअली में वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे काम नहीं करे। अगर आप वहां से कुछ लोगों को हटा भी दोगे ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 44% लोग आज प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर आप इसमें से 20% लोगों को भी हटा दोगे तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन नहीं गिरेगा, सब मैकेनाइज हो चुका है, सब अपने आप उतना ही प्रोडक्शन होता रहेगा। लेकिन वो 20% लोगों को अगर आप कहीं और लगाओगे तो दूसरे सेक्टर्स में और ग्रोथ हो जाएगी। तो ये लोग जो है ये अंडर एम्प्लॉयड है, या फिर इसको क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट जब हमारे सामने आई गई है तो अगला सवाल यही आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन समझ में आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे, तो वो लक्ष्मी वाले एग्जांपल्स ही पकड़ते हैं कि लक्ष्मी की फैमिली 5 लोगों की फैमिली और खेत पे काम कर रहे हैं और 2 या 3 लोगों की जरूरत थी, लेकिन अगर आप लक्ष्मी को आप पानी की फैसिलिटी दे दोगे तो काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, देखो मैंने एक स्टोरी से बताया है लक्ष्मी की कि इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करो, जिससे क्या होगा कि अब लोगों का सच में जरूरत होगी काम की। तो अब दिखती बात है कि जो लोग पहले डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थे, खेत पे जा रहे थे, काम कुछ नहीं था, अब वो भी काम करेंगे क्योंकि अब नीड है काम की। तो इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करो। अब जब आप इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज करोगे तो दिखती बात है कि आप नहर वहर खोदोगे, कुएं वगैरह बनवाओगे, तो वहां लेबर को काम मिल जाएगा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करना एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। दूसरा क्या है कि अब जब आपने इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज करी दी है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको सामान यहां से वहां ले जाना पड़ेगा, है ना, गेहूं वगैरह बेचने जाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो कोई ड्राइवर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। तो दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कि विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वी कैन क्रिएट मोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी, लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा क्या है कि अब जब लक्ष्मी के खेत में पानी आ गया है, फसल इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है, तो लक्ष्मी और खेती करेगी, ठीक है, और कुछ नए आइडियाज लाएगी। अब वो सीताफल की खेती करेगी तो उसको लोन चाहिए रहेगा, तो अगर उसको चीप क्रेडिट मिल जाएगा ना, सस्ते ब्याज पे पैसा अगर मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे वो हो सकता है कि अपनी खुद की एक फार्म हाउस या फिर ऐसा कुछ कह लो ना कि एग्रो लिमिटेड करके कुछ इंडस्ट्री वगैरह चालू कर ले, या फिर वो उस लोन से कुछ अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाए जिसमें थोड़ी और मेहनत करना पड़े, तो शायद 1-2 लोगों को और काम मिल जाए। तो चीप क्रेडिट जो है, हमेशा पैसा आदमी लेता तो पैसा लेके मनाली घूमने नहीं आता है। आदमी अगर पैसा लेता तो उस पैसे से क्या करता है, आदमी उस पैसे से एक तरह से आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जनरेट करता है, काम शुरू करता है, जिससे क्या होता है, जिससे इनकम जनरेट हो। ठीक है, तो चीप क्रेडिट एक चीज हो गई। अगला क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब लक्ष्मी नारायण ने मान लो टमाटर प्रोड्यूस करे, तो अगर आप लक्ष्मी टमाटर सीधे बेच रही थी, टमाटर बेचने की जगह टमाटर बनाने की केचप की फैक्ट्री डाल ले छोटी, ठीक है, या फिर मान लो जैसे दाल बेचती थी लक्ष्मी, तो दाल मिल डल जाए वहां पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोल्ड चेन स्टोरेज वगैरह आ जाए, तो इससे और 4 लोगों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स जो कनेक्टेड है आपस में कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, क्योंकि वो सामान ले जाना होगा। अब वो सामान ले जाने के बाद में अब वो और अगर काम बढ़ाना चाह रही तो उसको अगर चीप क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाएंगी। चीप क्रेडिट फैसिलिटीज के बाद में क्या है कि आप और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे मान लो कि हैंडलूम मशीन, जैसे कॉटन प्रोड्यूस हो रहा, तो कॉटन तो रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, वहां पे आप कॉटन से धागा बनाने वाली छोटी फैक्ट्री लगा रहे हो, कॉटन इंडस्ट्री टाइप की। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कर सकते हो। इनके अलावा ये भी कि आप नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करो, जैसे नीति आयोग जो है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है, थिंक टैंक है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सोचती है कि देश को कैसे ग्रो करना है। तो नीति आयोग का डेटा कहता है कि एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे अभी बहुत स्कोप है टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में अभी बहुत स्कोप है। तो आप ऐसे नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर लो। ठीक, तो ये सारे तरीके बताए गए हैं टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये सब कुछ करने में तो समय लगेगा ना। पर लोग जो बेरोजगार थे, जो अंडर एम्प्लॉयड थे, उनको तुरंत जॉब देना थी, तो तुरंत जॉब देने के लिए सरकार ने एक स्कीम लाई, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये जो स्कीम लाई, तो इस स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई। अब इस स्कीम पे अपने आप में क्वेश्चन बन के जाता है कि मनरेगा क्या है, बताओ। तो यहां तक समझ में आया हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? बताइए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट समझ में आया? तो अगर मनरेगा की बात करते हैं, चीप क्रेडिट मतलब क्या है, सस्ते दाम पे पैसा मिल जाए, मतलब बैंक वगैरह पहुंच जाए ताकि लोगों को लोन वगैरह मिल जाए, समझ रहे हो, लोन वगैरह मिल जाए। तो लोन जब मिल जाएगा तो लोन मिलने से क्या होगा, लोग आसानी से पैसा कर्ज ले लेंगे और कुछ नया काम शुरू कर देंगे। ऐसा क्लियर हुआ? बताओ। क्लियर है? मेरी क्लास को तुम क्या समझते हो, ब्रॉडकास्ट चैनल है क्या?
अर्श मलिक लिख रहा है, भैया रिया की मम्मी का फोन आ रहा है, इससे कह दो कि उनके पास चले जाए, वो बार बार फोन कर रही है, प्लीज उनसे कह दो। रिया तुम बेटा कहीं भी घूम रही हो, अगर क्लास देख रही हो तो चले जाना तुम्हारी मम्मी के पास में, ठीक है। कुछ तो भी चलता है क्लास में। एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स का मतलब वही है बाबू कि अगर आपको जॉब जनरेट करना तो ये देखो कि कहां पे और काम करने की जरूरत है। जैसे जब कोविड आया, ध्यान करना, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कितने और डॉक्टर्स, कितनी और नर्सेस और कितने और हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत है ना। तो ऐसे नए सेक्टर्स एक्सप्लोर करने होंगे हमें, समझ गए, ऐसे नए सेक्टर्स एक्सप्लोर करने होंगे कि कहां और जॉब जनरेट कर सकते हैं, कहां और लोगों को काम पे डालने की जरूरत है। क्लियर हुआ? क्लियर है? लक्ष्मी ने कमबैक कर दिया सर। लक्ष्मी का कमबैक हो गया बेटा, अब तुम्हारी बारी है कमबैक करने की, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। तो जैसे सरकार ने इमीडिएटली जॉब्स जनरेट करने के लिए एक स्कीम लाई, मनरेगा। मनरेगा क्या है, तो गवर्नमेंट की एक स्कीम थी टू क्रिएट, मतलब एक लॉ था टू इंप्लीमेंट राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मतलब कि काम करने का भी अधिकार है इंसान का। राइट टू लाइफ तो दे दिया आपने, जीने का अधिकार दे दिया, लेकिन उसके पास काम नहीं तो अपना पेट कैसे पालेगा, तो काम का भी तो एक अधिकार होना चाहिए ना, इंसान के पास एक राइट्स होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट करते हुए स्कीम लाई, ठीक है, मनरेगा। इस स्कीम के अंदर ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, दे आर, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड या फिर दे आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन लोगों को 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया सरकार ने, बस 100 ही दिन सर। देखो साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से आधे छुट्टी भी तो बनाता है, तो छुट्टी वाले दिन तो आप हटा दो। छुट्टी वाले दिन आपने हटा दिया, आदमी जो जिन जिन दिनों में छुट्टी बनाता है, ठीक है, आदमी छुट्टी बनाता है, उन दिनों में आपने छुट्टी वाले दिन हटा दिए। अब क्या है, खुद भी तो कुछ काम कर रहा होगा पहले से, तो खुद वो जो काम कर रहा होगा, मान लो इंसान क्या कर रहा है कि 100 दिन खुद काम कर रहा होगा, और 100 दिन सरकार और दे दे रही है, तो 200 दिन काम हो गए ना इंसान के पास में, समझ में आया, 200 दिन के काम हो गए। तो 100 डेज सरकार अपनी तरफ से काम दे रही है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और अगर सरकार मान लो अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकार फेल हो जाती है कि सरकार काम नहीं दे पाई, तो क्या करेगी, तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब कि सरकार फिर आपको पैसे तो दे ही देगी। अगर मान लो सरकार ने जैसे आपको 70 दिन ही काम दे पाई, 30 दिन आपको काम नहीं दिया, तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी कि लो 30 दिन बिना काम के पैसे ले लो तुम, लेकिन क्योंकि 100 दिन की सरकार ने गारंटी करवा दी। अब किसको काम मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर को काम नहीं देगी सरकार, वो लोग जो कि क्या है, अनएजुकेटेड है, खास करके जैसे विमेन हो गई, जो रूरल एरियाज में हो गए, ठीक है, जिन लोगों को काम की जरूरत होती है उनके पास काम होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है इस स्कीम के अंडर में। और उनसे काम क्या करवाया जाएगा, उनको कलेक्टर नहीं बना देंगे जाके कि जाओ आप कलेक्टर बन जाओ, ठीक है। तो एक्टिविटीज विच विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आर गिवन प्रायोरिटी। तो जैसे तालाब बनवाना, नहर बनवाना, रोड बनवाना, ऐसे काम जिससे जो लेबोरियस काम रहते हैं थोड़े से, मान लो जिससे जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है, जमीन को और बेहतर बनाया जा सके, ऐसे काम करवाए जाते हैं मनरेगा स्कीम के अंदर। मनरेगा समझ में आया क्या था, एक लॉ जो सरकार ने बनाया फॉर इंप्लीमेंटिंग राइट टू वर्क, जिसके चलते हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम की नीड में, उसको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाती है, तो क्या होगा, सरकार की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और वो एक्टिविटीज जो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, ऐसी एक्टिविटीज को प्रेफरेंस दी जाती है इस स्कीम के तहत। क्लियर है? बताओ। हाँ जी, उज्जवल साई कुमार बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहां समझ नहीं आया बताओ। ठीक है, 2005 में लॉन्च हुई थी, हाँ। क्लियर हुआ? शिवम राव, क्या क्या चाहिए बेटा? स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस कैसे नहीं हो पा रहे, मुझे एक बार बताओ छवि। रहमान डकेट वाला डांस कर दो, बताओ। क्लियर हुआ? चलो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बताओ क्या प्रोविजन है। बोल दिया मैंने तुम्हें।
अरे अरे अरे, रुक जाओ, ये पोल गलत है, कैंसिल कहां से होता है? आंसर मैंने उसका गलत सेलेक्ट कर लिया, आंसर गलत सेलेक्ट हो गया मेरे से ही। मैंने ये यही तुम्हें भी समझना है, ये वाली गलती नहीं करना है कभी भी, जब तक पूरे ऑप्शंस ना पढ़ो ना आंसर पे कूदना नहीं चाहिए धप्प करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे पहले वाले का लीडर बोर्ड पढ़ दूं। गौरी बिजलवान, शोभित भैया का स्टूडेंट, ऋषिका, भैयू जी, और यश, सूरज, दशमीत, उत्कर्ष, रितेश और रुद्र ठाकुर, ये सारे बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे आए थे। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे बच्चे गलत होंगे। जिन जिन ने गलत आंसर दिया उनकी बिल्डिंग सेट है, अभी पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया था। इसका राइट आंसर बेटा डी है, डी, ठीक है, राइट आंसर डी है। देखो, गवर्नमेंट इंश्योर्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रेसिडेंट्स, नहीं, गवर्नमेंट क्या करती ना, ऑल रेसिडेंट्स को नहीं देती है, रूरल एरियाज में खास करके एम्प्लॉयमेंट पहले दी जाएगी। इसका राइट आंसर डी है। और जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सोनम कुमारी, भैयू जी देशमुख, सर में अनु, ठीक है अनु, तुमने गलत आंसर दिया है। सूरज वर्मा, गगन प्रताप, रजित सैनी, रुद्र ठाकुर, समीर, रचित अग्रवाल और अनमोल, ये सारे बच्चे जो हैं गलत आंसर देने वाले थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबने गलत आंसर दिया। समझ में आया ना क्यों डी है? क्योंकि ए तो गलत है, ऑल रेसिडेंट्स को नहीं, 200 डेज एम्प्लॉयमेंट तो गलत हो ही गया। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रेन्स, नहीं ग्रेन्स नहीं, पैसे ही देती है। और गवर्नमेंट अगर काम नहीं दे पाई तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, ये वाला पॉइंट सही है, समझे? डी, जल्दी 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 में गलत कर दियो। आ जाओ, अब अगला टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आप सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शियरी सेक्टर होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, आप क्या देख रहे हो? डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। अबे अबे ये क्या हो गया? पेन कहां गई यार? ठीक है, पेन कहां चली गई? ये रही। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, कि काम की स्थिति कैसी है। तो जैसे दो एग्जांपल थे, आपको ध्यान होगा, कांता और कमल। कांता और कमल की कोई प्रेम कहानी नहीं है, आधे बच्चे सोचते हैं कांता और कमल दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, तो उसके बारे में बताया गया है। और कमल जो है, ठीक है, तो कमल जो है तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे भी डिवाइड कर दोगे तो ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। तो अगर दिगराज सर मान लो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर में काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को पता है कि टैक्स देता हूँ मैं, ये करता हूँ तो मैं ऑर्गेनाइज हूँ। अगर यही मैं ही कहीं पे लेबर का काम कर रहा होता तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट हो जाता। समझ में आया? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट हो जाता। तो ऑर्गेनाइज्ड क्या है? बेसिकली वो सेक्टर जहां पे those place of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. These type of work are registered under government and works under its supervision. सरकार को सब जानकारी रहती है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जहां पे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह इस तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। वर्किंग आवर्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि रात दिन बंधुआ मजदूर बना के काम करवाया जा रहा है। वर्कर्स गेट पेड लीव्स, पेड फॉर ओवर टाइम, पेंशन और रिटायरमेंट, ठीक है। तो वर्कर्स को ओवर टाइम का पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट पे, ये सारे काम जहां होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? लार्जली अनसिक्योर होता है, ठीक है। आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल, रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। नो पेड लीव्स, कोई प्रोविजन नहीं है, जिस दिन छुट्टी पे आना है आओ, और मतलब जिस दिन काम पे आना है आओ, नहीं आओगे उस दिन कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो एक कांता और कमल की कहानी दोनों की बताई गई है कि जैसे कमल जो है बेचारा, तो ये चचा जो है बदमाश है, ठीक है। कमल को सुबह से बुलाते हैं, एक समोसा भी नहीं खिलाते और रात भर तक काम करवाते हैं। लेकिन कांता वहीं एक स्कूल में गवर्नमेंट टीचर है, तो सॉरी एक ऑफिस में है, तो कांता जाती है टाइम से, अपना टाइम से वापस आती है। जिस दिन छुट्टी रहती है तो कांता अगर बीमार होगी तो उसको सिक लीव्स वगैरह ये सारी चीजें भी मिलती है। तो कांता का काम क्या है? बढ़िया सेट है, व्यवस्थित चलता रहता है। तो ऑर्गेनाइज में ये स्थिति है, अनऑर्गेनाइज में ये स्थिति है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन अपन ने समस्या तो देख ली कि अनऑर्गेनाइज में दिक्कत है। तो सवाल ये आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
तो अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स आपको गांव में भी मिल जाएंगे, शहर में भी मिल जाएंगे। और कौन आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे गांव में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है गांव में, ठीक है। और शहर में कौन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैजुअल वर्कर्स जो है, ये सब टाइप ऑफ वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं शहर में। समझ में आ गया? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जहां आपको कोई दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जहां आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पिसिकल्चर किस में आएगा? पिसिकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आएगा बेटा। लड़कों के साथ गद्दारी हो रही है सर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डाल दिया कमल को, हम विद्रोह करते हैं। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो भाई, मुझे भी सुबह से शाम तक कोई चाय नहीं देता है क्योंकि मैं पीता नहीं हूं, तो क्या इस बेसिस पे मुझे तुम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डालना चाहोगे? अब कांता तो कमल से शादी नहीं करेगी सर। देखो बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया जा रहा है, लेकिन सबके अपने अपनी चिंता है। करमजीत कौर कह रही है कि सर अब कांता तो कभी कमल से शादी नहीं करेगी। क्यों कर रहा है? दोनों की अपनी अपनी फैमिली होगी बेचारों की। देखो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर्स इन अ ईयर, वो जीडीपी हो गया। जीवीए क्या है? जीवीए गिव्स यू द फाइनल वैल्यू कंट्रीब्यूटेड इन ईच सेक्टर सेपरेटली। जीवीए गिव्स यू द फाइनल वैल्यू एडेड या फिर फाइनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर सेपरेटली। प्राइमरी जीवीए, सेकेंडरी जीवीए, टर्शियरी जीवीए। क्लियर हो गया? मार्जिनल फार्मर मतलब जो छोटे, ठीक है, छोटे किसान जो रहते हैं ना, वो। चचा को गोली मार दो सर। एक बच्चा गया, चचा को गोली मार दो। चलो, कमाल 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 कमाल। तो हमें ये तो देख ले कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स कौन है। तो रूरल एरियाज में जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, वो। अर्बन एरियाज में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैजुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो। तो इनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, मतलब इनको प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप? तो प्रोटेक्शन थ्रू, जैसे आप अगर छोटे किसान है, उनको टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स दे रहे हो, एग्रीकल्चरल इनपुट दे रहे हो, मशीन वगैरह कुछ दे रहे हो, ठीक है, उनको क्रेडिट या स्टोरेज फैसिलिटीज मिल रहे हैं, तो उनका बचाव हो जाएगा, बच जाएंगे वो। वैसे ही अगर आप देख रहे हैं तो अगर इनको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने में आपने मदद करवा दी है, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल प्रोटेक्शन अगर दे दिया। जैसे शहर में क्या होता है ना, एक आदमी गरीब है, गरीब होने के साथ साथ में वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, एक ऐसी कास्ट को बिलोंग करता है जिस कास्ट को लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उसके साथ में और दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो उसके साथ में और दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करो ऐसे स्मॉल वर्कर्स वगैरह को, साथ ही साथ उनको इकोनॉमिक और सोशल प्रोटेक्शन भी देने की जरूरत है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप बताओगे कि रूरल एरियाज में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं और इन्हें ऐसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अर्बन एरिया में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं और इन्हें ऐसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्लियर हुआ? लास्ट, अब पहले इस सवाल का जवाब दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी? फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, हेडलोड वर्कर कैरिंग सीमेंट, मजदूर, ठीक है, टीचर टेकिंग क्लासेस इन द गवर्नमेंट स्कूल। बताओ कौन सा आपको लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का वो है? सही आंसर देख के लगाना है मुझे पोल, ठीक है, बताओ। व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? चैट पब्लिक कर दो ताकि तुम आपस में बात कर लो, है ना? वाह, अपो हाथी से गुब्बारा खाओगे क्या? चलो, कमल ने तो कमला पसंद से शादी करी है। पूरी पूरी क्रिएटिविटी क्लास में आ जाती है। अभी अभी ब्रह्मास्त्र रिसीव हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। मैं वही बोल रहा हूं, सबके घर ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं खुद देने जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम शांति रखो बस। अभी समय है और 15 तारीख को तुम्हें यूज करना है ब्रह्मास्त्र। अब तुमने लिया ही आज है तो फिर तो दिक्कत है ना। नागराज से मिलवा दो, अभी कटवाऊंगा नागराज से, रुको, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर डी है बाबू। देखो, क्योंकि सारे केसेस में आपको क्या देखने मिल रहा है, फार्मर इरिगेटिंग इज फील्ड, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हैंडलूम वीवर अपने घर में काम कर रही, वो भी अनऑर्गेनाइज। हेडलोड वर्कर जो है, सामान सीमेंट जो सिर पर रख के जा रहा है, वो भी अनऑर्गेनाइज में। सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल का,
जो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम कर रहा तो फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन कौन ही कर लेगा, वो एक्सप्लॉइटेशन कर देता बच्चे का। ठीक है, चलो खिलौने से खिलवा दो सर। अबे खिलौने नहीं है, वो मेरी क्लास के मेंबर्स हैं। नागराज जा तो बड़ा, इस बच्चों को काट के आ जा, खिलौना बोल रहा तुझे, फैमिली का हिस्सा है हमारी। कल हमारे पिकाचू को पता है तुम्हें, कल पिकाचू के सिर पे क्रैक आ गया था। कल पिकाचू ऊपर से टेबल पे से जो गिरा तो पिकाचू के 2 टुकड़े हो गए। कल पिकाचू के साथ बहुत अन्याय हुआ, पिकाचू के 2 टुकड़े हो गए। और जब पिकाचू गिरा और गिरने के बाद उसके 2 टुकड़े हुए तो मुझे पता लगा कि पिकाचू के पेट में एक शॉर्पनर पल रहा है। ठीक है, मेरा पिकाचू क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। फिर लेकिन मैंने उसको वापस इसे बंद कर दिया। तो पिकाचू के साथ अभी थोड़ा सा हिट हो चुका है। ठीक है, डी राइट आंसर था। लास्ट टॉपिक आ जाओ बाबू, लास्ट टॉपिक कवर करते हैं अपन। यादव जी, गौरी बिजलवान, इशिता गुप्ता, अनुभव, निशा, अनुष्का, देवेंद्र और भैयू जी, सर में अनु और दशमीत, ये सारे बच्चे आज लीडर बोर्ड पे टॉप पे है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाओ। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से अगर आप देखें तो सेक्टर्स कौन कौन से हैं। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दो तरह के सेक्टर है। अपन सेक्टर को देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप कि मालिक कौन है। तो एक सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट ओन करती है एसेट्स को, जैसे रेलवेज हो गया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट होता है। वैसे एक प्राइवेट सेक्टर होता है जहां पे मालिक कौन होते हैं, मालिक होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे टाटा की कंपनी होगी, रिलायंस की कंपनी हो गई, अडानी ग्रुप हो गया। तो जहां इंडिविजुअल मालिक है, ठीक है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल मालिक होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहलाती है। और पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी कहलाती है, जहां पे मालिक कौन होते हैं, गवर्नमेंट मालिक होती है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना, प्राइवेट सेक्टर कब चल पाएगा, जब वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर मान लो नेक्स्ट टॉपर्स है, अब नेक्स्ट टॉपर्स अकेला नेक्स्ट टॉपर्स में है, 3 लोग नहीं है। नेक्स्ट टॉपर्स में जैसे अगर आप देखोगे 100 लोगों की टीम है लगभग लगभग। ठीक है, टीचर्स हैं, सपोर्ट वाले लोग हैं, स्लाइड बनाते हैं, कैमरामैन है। तो अगर ये सारे लोगों की सैलरी नहीं जाएगी तो कैसे कंपनी चलेगी, है ना। तो इनकी सैलरी भी तो जाना जरूरी है। तो इनकी सैलरी जाना जरूरी है, तो इसके लिए मतलब अगर मान लो कि इन सबको खर्च कर रहे हैं अपन 10 रुपए, तो एटलीस्ट हमें 11 रुपए तो कमाना पड़ेंगे। अगर 11 रुपए कमाएंगे तो ही हम इन्हें 10 दे पाएंगे। अगर मान लो 11 रुपए नहीं कमा रहे हैं तो एक दिन कंपनी बंद करना पड़ेगी। समझ रहे हो। तो ये हर प्राइवेट कंपनी के साथ है कि प्राइवेट कंपनी को क्या करना पड़ता है ना, प्रॉफिट कमाना पड़ता है, ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस निकाल पाए। क्यों, क्योंकि उसके पास में कहीं और से पैसा तो आएगा नहीं, कोई मुझे सरकार तो पैसा देगी नहीं कि ये लो कंपनी चला लो। समझ में आया। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है कि प्रॉफिट कमाएंगे तभी कंपनी चल पाएगी। लेकिन ये है कि हाँ उस प्रॉफिट का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और बेटर करने के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। और पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर क्या है ना, पब्लिक सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विस कमाना होता है, सर्विस देना। मतलब जैसे आप देखोगे एम्स हॉस्पिटल जो है ना, एम्स हॉस्पिटल में 10 रुपए की पर्ची कटती है और 10 रुपए में आपका इलाज होता है। 10 रुपए में आपको डॉक्टर देख लेगा। डॉक्टर की कंसल्टेशन फी जो है 10 रुपए होती है एम्स में। क्यों, 10 रुपए में तो कुछ नहीं होता सर, तुड़तुड़े भी नहीं आते आजकल 10 रुपए वाले। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सरकार के पास में पैसा और भी जगह से आता है। जैसे सरकार टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाने के बाद में सरकार क्या करती है, वो पैसा लेती है। टैक्स लगाया सरकार ने और वो पैसा जो सरकार हमसे लेती है, उस पैसे का फिर सरकार इस्तेमाल करती है देश के डेवलपमेंट में। रोड बनाती है, हॉस्पिटल चलाती है, स्कूल चलाती है। जैसे केंद्र विद्यालय स्कूल होते हैं तो फीस कम है लेकिन अच्छा एजुकेशन मिलता है। चेयर्स टू द केवी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव पहले सर्विस मोटिव होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो ये पब्लिक सेक्टर हो गई, ये प्राइवेट सेक्टर होगी। समझ में आया, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अब क्या है ना, पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, पता है क्यों, उसके पीछे के 3 रीजन है, तीनों समझेंगे अपन। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि व्हेन अ पर्सन इज सीम टू बी वर्किंग बट नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल। काम करते हुए तो दिख रहा है, लेकिन अगर उसको वहां से हटा दोगे और कोई दूसरे काम पे लगा लोगे तो भी वो बेटर कर पाएगा। वो वहां पे अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसकी वहां रिक्वायरमेंट ही नहीं थी।
ओमान में रहता हूं, ब्रह्मास्त्र कैसे डिलीवर होगा? अरे यार, ये डिस्क्लेमर देना होगा कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ इंडिया में डिलीवर होगा। ओमान कैसे पहुंचाऊं मैं अब तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, जब तक बैच ही खत्म हो जाएगा। आज आपको क्लास ओवर नहीं करनी का, करना है ना बेटा, बस लास्ट टॉपिक है अपना। तो देखो क्या हो रहा है ना कि प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, हमेशा क्वालिटी बेटर करके देता है आपको। पब्लिक सेक्टर भी जरूरी है, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो तीन रीजन है कि देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर एट रीजनेबल कॉस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रिसिटी का, कि डैम बनाना पड़ता है सरकार को, और डैम बनाने में क्या है, बहुत पैसा लगता है, और डैम में आज डैम बनाओ और 50 साल बाद पैसा मिलना शुरू होगा। ठीक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर इतना पैसा खर्च नहीं करेगा, उसको प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा वहां पे, तो प्राइवेट सेक्टर जाएगा ही क्यों? क्योंकि उसमें नुकसान है। तो कुछ सर्विसेज जो होती है ना बहुत एसेंशियल होती है, और उन एसेंशियल सर्विसेज को अगर आप देखोगे तो प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं देखना पड़ता है, वो प्रोवाइड करना ही पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर सरकार इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगी तो प्राइवेट इंडस्ट्री ही नहीं चलेगी। ठीक है, अगर सरकार इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगी तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलेगी ही नहीं। तो इसीलिए क्या है ना कि सर्टन सर्विसेज आर वेरी एसेंशियल, और उसमें उन एसेंशियल सर्विसेज में रिक्वायरमेंट होती है कि सरकार क्या करे, पैसा खर्च करे, सरकार चलाए, है ना, सरकार पैसा खर्च करे और सरकार चलाए। तो सम सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड चीपली बाय प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर डैम बनाएगा तो बहुत पैसा ले लेगा बिजली का, और जब बिजली का बहुत पैसा लग जाएगा तो इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सर्टेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर एट रीजनेबल कॉस्ट। जैसे पीने का पानी, बिस्लरी दे रहा है 20 रुपए में 1 लीटर, लेकिन सरकार को पीने का पानी लोगों के घर तक पहुंचाना पड़ेगा और कम दाम पे। अभी एक होमवर्क देता हूं, सब है ना, अपने अपने घर पे पूछना आपके घर पे वाटर टैक्स कितना लगता है। जो सरकार आपको पानी पहुंचाती है ना, उस पानी का सरकार कितना पैसा लेती है? साल भर का 300 रुपए 500 रुपए इतना लेती है बस, साल भर का। और कितना पानी लेते हो तुम? अंधा पानी इस्तेमाल करते हो, है ना। तो सर्टन इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो प्राइवेट सेक्टर कभी रीजनेबल कॉस्ट पे दे ही नहीं सकता, इसके लिए सरकार को वो सर्विसेज उठाना पड़ती है। इसीलिए सरकार ने, जैसे अभी आगे अगला पॉइंट आएगा, खैर वो। फिर दूसरा रीजन क्यों पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है कि सर्टेन एक्टिविटीज रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट। जैसे कुछ सर्विसेज बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के चल ही नहीं सकती, जैसे खाना, फूड ग्रेन्स जरूरी है, हर व्यक्ति को खाना चाहिए रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी भी फूड ग्रेन्स रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं देगा। ठीक है, जैसे अगर गेहूं 20 रुपए का है तो प्राइवेट सेक्टर उसको 20.5 रुपए में देगा, 21 रुपए में देगा, उससे कम में देगा ही नहीं देगा। लेकिन सरकार क्या करती है कि किसानों से 20 रुपए में गेहूं खरीदती है ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो, और सरकार वो गेहूं फिर 2 रुपए किलो में देती है राशन शॉप्स में, क्योंकि सरकार को पता है ये क्या है, ये इस एक्टिविटी में हमें कॉस्ट बियर करना जरूरी, नहीं तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी बताएगा कि सर्टेन एक्टिविटीज रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के वो एक्टिविटीज चल ही नहीं पाएगी। जैसे फूड ग्रेन्स टू दी पुअर पीपल थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि क्यों पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू स्पेंड सम सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अगर मान लो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा, तो क्या सरकार लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी या फिर अशिक्षित रख देगी? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सर्विसेज हैं और ये सर्विसेज तो सरकार को देना ही होगी। और पता है एक चीज बता रहा हूं, जिस जिस देश में सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागी है ना पीछे, उन देश में आपको क्या देखने को मिला है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो गिद्ध की तरह बन के निकल के आए हैं और नोच रहे हैं। ठीक है, जनता को नोच रहे हैं। अल्टीमेटली तो प्रेशर तो आ ही जाता है ना, प्राइवेट प्लेयर कोई भी अगर आपको कुछ सर्विस दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं से कॉस्ट तो निकालेगा अपनी। लेकिन सरकार जैसे कोविड के टाइम पे एक बहुत अच्छा सिचुएशन आई थी, मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं थी, बुरी सिचुएशन थी, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल के आया कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं होते तो कितने ही गरीब व्यक्ति जो थे वो अपना इलाज ही नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज होता, प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी नहीं होता, और इलाज तो उस समय सबको जरूरत थी ना। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव पब्लिक सेक्टर। आप समझना, ये पब्लिक सेक्टर एक आभूषण की तरह है देश के। जैसे गहने जो होते हैं ना कि बुरे समय में वो गहने काम आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी साल कोविड आ गया, तब वो पब्लिक सेक्टर जो वो गहना है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक तरह से बेच सकते हो, या फिर उसको कह सकते हैं ना, वहां से आप एक वैल्यू डिराइव कर सकते हो। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर नहीं होगा तो आप ये समझ लो कि आप पूरी तरह से निर्भर हो जाओगे किसके ऊपर? आप निर्भर हो जाओगे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट टू कॉस्ट कर देगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर लॉस खा के तो चल ही नहीं सकता है ना। और इसीलिए सरकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है पैरेलल टू द प्राइवेट सेक्टर, ताकि क्या हो, जो बेसिक्स हैं, ठीक है, जैसे बेसिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ये लोगों को मिलती रहे। क्लियर हुआ? इसीलिए पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई,
तो अब ये इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं, वो आज की क्लास लंबी हो गई है ना, तो इस चैप्टर के सारे कीवर्ड्स, चैप्टर बड़ा था क्योंकि सारे कीवर्ड्स अपन ने इंक्लूड कर दिए, इंटरमीडिएट गुड, जीडीपी, जीवीए और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नीति आयोग, सारे एमसीक्यूज और सारे कीवर्ड्स जो है वो इंक्लूड कर लिए। अब जैसे ये पिक्चर देखो, ये क्या हो रहा है, आंटी और डाकिया है, ठीक है, डाक देने आया तो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, कूली भैया है तो सर्विस सेक्टर है, ये क्या है, ट्रेडर है, आंटी ने कुर्ती लाई है, बहन जी देखो बहुत अच्छी कुर्ती है। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी किस किस सेक्टर में आ रही है वो, ठीक है। अब एक और होमवर्क क्वेश्चन है, तो एमसीक्यूज में होमवर्क क्वेश्चन दे दिए, तो ये 4 होमवर्क क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं और ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। जीडीपी क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब आप ऐड करते हो तो उसे जीडीपी मिलता है। जीडीपी आपको बताता है हाउ बिग द इकोनॉमी इज, फाइन। तो आंसर लिखना, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक्सप्लेन, तो ये 5 नंबर का होगा। जीडीपी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, तो जीडीपी 3 नंबर वाले में लिख लो। चलो, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। टर्शियरी सेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है, टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ क्यों हो रही है, कैसे भी पूछ ले, सवाल बहरूपिया होता है। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 3 नंबर में अंडर एम्प्लॉयमेंट में की प्रॉब्लम क्या है, ठीक। गिव एनी 3 सजेशंस टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट सॉरी इन रूरल सोसाइटी, 3 नंबर। जितने नंबर का क्वेश्चन मिनिमम उतने पॉइंट्स लिखना रहते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 5 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा तो लिख पाओगे ये, और आया है 2025 में। हाउ पब्लिक सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। चलो 2 नंबर में लिखो इसको, मैं देखता हूं टू द पॉइंट लिख पाते हो कि नहीं, ठीक। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मैं आपको कल दूंगा क्लास के बाद, कल तक तुम्हें इसके आंसर्स लिख के रेडी रहना होगा। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आ गया? चलो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब व्हेन अ पर्सन इज सीम टू बी, व्हेन अ पर्सन नीड्स वर्क एंड इज एबल टू डू वर्क बट ही और शी इज नॉट एबल टू गेट द वर्क, वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बेरोजगारी, जब आदमी काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। चलो आंसर सॉल्व करते चलना है, जैसे अपन ने पिछले डाउट सॉल्विंग में किया था ना, तो हर एक चैप्टर के फिर डाउट सॉल्विंग में आंसर्स और बता दूंगा, तो मैं डाउट भी ले लिया करूंगा, लेकिन आंसर सॉल्व करना, कल इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो कल आंसर मिल जाएगा। अब अपन मिलेंगे मंडे, अरे यार 3 दिन अपनी छुट्टी, अब 3 दिन मतलब अपन नहीं मिल पाएंगे, 3 दिन मैथ्स और साइंस पढ़ना, ठीक है बच्चे। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, गुड नाइट।